हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है ये अमेजिंग प्लेटफॉर्म साइंस सीरीज में। बच्चों मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वन शॉट वीडियो बनाने जा रहा हूं। बच्चों ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, जो विद्यार्थी बायो लेके पढ़ रहे हैं। बच्चों ये वीडियो जो है वो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के डिमांड पर बनाया जा रहा है। बच्चों बहुत सारे बच्चों का कहना था क्या कि सर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का वीडियो बनाइए, तो लो मैं आज आप लोगों को कहने पर ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जैसे कि आप लोगों ने जिस तरह से जितने भी वीडियो मेरे पीछे देखे हैं वो सारे वीडियो जिस तरह से मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया हूं और उस वीडियो में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं था, तो मैं वादा दिलाता हूं कि इस वीडियो में भी किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एग्जाम को आप लोग फोड़ कर आएंगे, इस चैप्टर से कितना भी क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर के नाम से ही स्टार्ट किया जाता है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सेल डिवीजन होता क्या है। तो सेल डिवीजन होता क्या बच्चों, तो समझिए कि जब कोई मान लेते हैं ये एक सेल है, जब ये एक सेल अपनी बॉडी को अपने आप को दो बराबर हिस्सों में, दो बराबर टुकड़ों में अगर डिवाइड कर ले तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं बेटा? सेल डिवीजन। और ये जो दो सेल आया, किन से आया? इस सेल से आया, यानी पैरेंट सेल से ये दोनों सेल आया। तो ये दोनों सेल को हम लोग बोलते हैं पैरेंट सेल। क्या बोलेंगे बेटा? सॉरी पैरेंट सेल नहीं, डॉटर सेल, माफ कीजिएगा मुझे थोड़ा सा निकल गया। अब कमेंट्स में भर मत देना कि सर को आता ही नहीं है, ठीक है? हाँ गलती से हो गया। ये है डॉटर सेल, ठीक है बच्चों। तो ये सेल क्या किया, अपने आप को, अपने शरीर को दो टुकड़ों में बांट दिया और दो नया सेल का जन्म देता है और उस सेल को बोलते हैं डॉटर सेल। जिस प्रोसेस से ये डॉटर सेल का जन्म हुआ है बच्चों, उस प्रोसेस को बोला जाता है सेल डिवीजन। बच्चों सेल डिवीजन का यहां पर डेफिनेशन है क्या? इट इज द प्रोसेस बाय विच वन पैरेंट सेल डिवाइड करता है और बनाता है दो न्यू डॉटर सेल। बेटे यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर एक बेबी एलिफेंट है, बड़ा क्यूट सा, और उनकी मां है यहां पर। आई डोंट नो इसकी मां है कि बाप है, वो तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा ना, वो तो आप ही लोग मुझे बताना ये बाप है कि मां है, लेकिन मां ही हो सकती है क्योंकि अपने बच्चों का ख्याल मां ही रख सकती है ज्यादातर। बच्चों ये जो है, ये जो बेबी एलिफेंट है बेटा, ये बेबी एलिफेंट आप लोग को पता होगा आज नहीं तो कल ये बेबी एलिफेंट अपनी मां के जैसे हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? मैं आपसे पूछता हूं, होगी कि नहीं होगी? यस होगी। लेकिन कैसे होगी? ये बेबी एलिफेंट अपनी मां के जैसा कब होगी? जब इसके बॉडी में सेल डिवीजन चलेगा। ये के बॉडी का जो सेल होगा वो डिवाइड करता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बेबी एलिफेंट अपनी मां के जैसा हो जाएगी 10 साल 15 साल के बाद। बच्चों बायो में तो यही तो खास बात है कि देखिएगा, मैथ में क्या होता है ना, मल्टीप्लाई का मतलब होता है 2 से 4, 4 से 8 दुगुना होता जाता है, और डिवीजन का मतलब क्या होता है? हाफ। लेकिन बायो में मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों का मतलब होता है मल्टीप्लाई होना। यानी मल्टीप्लाई का मतलब तो मल्टीप्लाई होता ही होता है, और बायो में डिवीजन का भी मतलब होता है मल्टीप्लाई। याद रखना, नोट करके रख लेना बेटा, कॉपी किताब रख लो और अपने साथ रखो और मेरे साथ नोट्स बनाइए, ठीक है? आइए, आई होप सेल डिवीजन समझ गए होंगे बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर सेल डिवीजन का मैं चाहता हूं कि एक एनिमेटेड वीडियो दिखा दूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आ सके, ठीक है? तो ये रहा आपका एनिमेटेड वीडियो, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि किस तरह से सेल डिवाइड होता है। देखिएगा, एकदम ध्यान पूर्वक देखिएगा बेटा। मैं हट जाता हूं, आराम से देखिए। देख रहे हो? आराम से सिर्फ ध्यान से देखिए, फिर मैं बाकी ये इसी चैप्टर में ये सब चीजें दिखाऊंगा, बताऊंगा ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देख रहे हो? वाह,
व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, देख रहे हो, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो चलो बेटा, अब हम आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि सेल डिवीजन होता क्या है। ठीक है बेटा, सेल डिवीजन क्या होता है आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए फिर से हम अपने स्लाइड में आ जाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब बात उठता है कि सेल डिवीजन की जरूरत क्यों पड़ा, सेल डिवीजन क्यों जरूरत है। तो बेटा सेल डिवीजन इसलिए जरूरत है क्योंकि सेल्स डिवाइड बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड मोर सेल्स ग्रो रिपेयर एंड रिप्रोड्यूस। बेटा देखिएगा यहाँ पर आप लोगों के पास, मैंने इससे पहले वाला स्लाइड में मैंने बताया था कि सेल डिवाइड क्यों जरूरत है, बताता हूं। देखिएगा, ये जो बेबी एलिफेंट है ये अपनी मां की जैसा आज न तो कल होगा, तो इसको बॉडी को ग्रोथ करने के लिए सेल डिवीजन की जरूरत पड़ेगा। अभी मान लो सपोज कि इनके पास 10 लाख सेल है, 10 लाख सेल है, और इसके पास 10,000 सेल है। अब बेटा, अब अपनी मां के जैसा बनने के लिए तो इसको 10,000 जो सेल है वो 10 लाख बनना पड़ेगा, तब तो मां जैसा बन पाएंगे। अब ये कब बन पाएगा, जब ये 10,000 सेल एक साथ क्या करेगा, धीरे धीरे डिवाइड करेगा, तब जाकर ये बेबी एलिफेंट अपनी मां के जैसा हो जाएगी। इसलिए जरूरत है। बेटा यहां पर ध्यान देना कि इस छिपकली का, आपके घरों में जो छिपकली का पूंछ कभी कभी कट जाता है और फिर कुछ दिन के बाद, आप कुछ महीनों के बाद वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? थोड़ा कैमरा देख लेते हैं और थोड़ा सा फिर से वीडियो अच्छा से चल रहा है कि नहीं। यस, हाँ, ये अच्छा से चल रहा है भैया। चलो थोड़ा सा उसको हल्का सा ऊपर उठा लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके। यस, अब यहां पर ध्यान दो, ये छिपकली को यहां से कट गया, ये छिपकली यहां तो कट गया। अब कटने के बाद क्या होता है बेटा, कटने के बाद क्या होता है, हाँ भाई क्या हो गया, अरे ये तो मजाक करने लगा हमसे यार। अब देखिए ये कट गया, अब फिर देखिए धीरे धीरे ये यहां पर ना छिपकली का पूछ धीरे धीरे ग्रो होते हुए फिर देखिए फिर से आ गया। ये कैसे हुआ बेटा, यहाँ का जो सेल है ना, वो सेल करता क्या किया, वो सेल डिवाइड करता चला गया। अरे क्या हो रहा, ये सेल धीरे धीरे डिवाइड करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया। अरे क्या हो रहा भैया, इतना स्लो प्रोसेस क्यों काम कर रहा है? ठीक है, तो ये डिवाइड करता गया करता गया करता गया करता गया, और फिर देखिएगा वो धीरे 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 धीरे, अरे ये हो क्यों नहीं रहा भाई? तो देखिएगा यहां पर सेल क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है। लिखा क्यों नहीं रहा यार, ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है? ठीक है बेटा, यहां पर सेल डिवाइड करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है। अरे सॉरी बेटा, थोड़ा सा बाय मिस्टेक, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था, टेक्निकल प्रॉब्लम था, वो ठीक हो गया। अब देखिए बेटा, ये पूछे जो इसका जो पूछ होता है वो कट गया है, तो क्या होगा, यहाँ पर सेल डिवीजन होगा। अब यहाँ पर धीरे 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 क्या होगा, सेल डिवाइड होता जा रहा होता जा रहा है। यहाँ का जो सेल होगा वो सेल डिवाइड करता जा रहा 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 करता जा रहा। और देखिए धीरे 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 क्या होगा, सेल डिवाइड होने के कारण से 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 होते होते क्या होगा, एक धीरे धीरे वो कंप्लीट क्या बन रहा है बेटा, एक कंप्लीट पूछ बन जा रहा है। देखिएगा कंप्लीट पूछ बन जा रहा है, यहाँ पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक कंप्लीट पूछ रीजनरेट हो गया है। तो इसलिए सेल डिवीजन की जरूरत है बेटा। कभी कभी आपके घरों में देखिएगा आपको कभी इंजर्ड हो जाते, कट जाता है। अब यहाँ पर जो कटा हुआ पार्ट है, अब इसको क्या करना होगा, ऑब्वियस सी बात है, अब ये फिर से ये घाव भरेगा। ये घाव भरेगा कैसे, जब यहाँ का सेल क्या होगा, धीरे धीरे डिवाइड करता जाएगा 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 करता जाएगा, और फिर ये घाव क्या हो जाएगा, भर जाएगा। वही चीज यहाँ पर लिखा बेटा कि सेल डिवाइड इसलिए करता है
क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को जरूरत होता है ज्यादा से ज्यादा सेल। अब बताइए बेटा, ये छोटा सा बेबी एलिफेंट को बड़ा एलिफेंट बनने के लिए उसको ज्यादा सेल की जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो वो सेल कैसे बनेगा? वो सेल डिवाइड करने के बाद बनेगा। ग्रो, ये ग्रो कैसे करेगा? ये ग्रो पुच्छी कैसे होगा? ये पुच्छी ग्रो होगा सेल डिवाइड करने से होगा। अब देखिए, ये रिपेयर कैसे होगा? सेल के डिवाइड करने से रिपेयर होगा। एंड ये रिप्रोड्यूस कैसे होता है? तो रिप्रोड्यूस भी जो होता है सेल डिवीजन करने से होता है। ये चैप्टर पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो चलो बेटा, आप तो ये समझ में आ ही गया कि सेल डिवीजन करना क्यों जरूरी है। क्यों हमारी बॉडी में अगर सेल डिवाइड नहीं होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अगर सेल डिवाइड नहीं होगा तो ये सब चीजें नहीं हो पाएगा, हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे, हम लोग रिपेयर नहीं कर पाएंगे सेल को, है कि नहीं। चलिए, अब जो है टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। अब जो सेल डिवीजन के 3 टाइप्स होते हैं बेटा। पहला होता है बाइनरी फिजन, जो हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। दूसरा होता है माइटोसिस और तीसरा होता है मियोसिस। ये 3 डिवीजन को पढ़ेंगे और ये चैप्टर यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? खत्म हो जाएगा। आइए नेक्स्ट। अब बेटा, ठीक है, कैमरा सब सही है, चलो, हाँ, अरे चल रहा है ना, हाँ। अब यहां पर देखो, वाई सेल डिवीजन इज नेसेसरी। क्यों सेल डिवीजन नेसेसरी है? तो पहला रीजन लिखिए बेटा, ग्रोथ। ठीक है, अ बेबी ग्रो इनटू एन एडल्ट बिकॉज सेल डिवाइड एंड इंक्रीज इन नंबर। है कि नहीं बच्चा? है कि नहीं बच्चा? है कि नहीं बच्चा? आप ही लोग मुझे बताओ कि एक बेबी कब ग्रो करेगा, एक बेबी एडल्ट कब बनेगा? जब उसके बॉडी में सेल डिवाइड होगा तब तो। अब एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा में एक छोटा सा बच्चा है, अब इसको इतना बड़ा बनना है तो ऑब्वियस सी बात है, अभी मान लो इसके पास 10,000 सेल है और इसके पास 1 लाख सेल है। ठीक है, 1 लाख सेल है। अब 1 लाख 10,000 से 1 लाख सेल में बनने के लिए जब ये बच्चा इतना जब बड़ा बनेगा तब उसके लिए क्या चाहिए? 1 लाख सेल की जरूरत पड़ेगा। तो ये 10,000 सेल क्या करेगा? डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके जब 10,000 सेल 1 लाख सेल में कन्वर्ट हो जाएगा तब ये बच्चा एडल्ट बन जाएगा। यही बताना चाह रहा है। दूसरा रिपेयर, अभी जैसे मैंने बताया कभी घाव वगैरह चोट लग जाता है तो वो घाव अपने आप भर जाता है, देखिएगा कभी कभी। ठीक, दवा खाने तभी भरता है, कभी कभी नहीं भी दवा खाते तो फिर भी वो भर जाता है। उसका कारण होता है सेल डिवीजन। डैमेज और इंजर्ड टिश्यू आर रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसिंग न्यू सेल। जहां पर डैमेज हुआ है जो सेल, वो फिर से वो सेल क्या करता है? डिवीजन करता जाता है और उस जगह को क्या कर देता है? वो सेल डिवाइड करके उस घाव को भर देता है। रिप्लेसमेंट, देखिएगा जितने भी ओल्ड सेल होते हैं, हम लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, वर्न आउट सेल, जो डेड सेल होते हैं, वो क्या होता है? जो डेड सेल होते हैं या फिर ओल्ड सेल होते हैं उसे शरीर से बाहर निकालना रहता है। ठीक है, और कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड विथ न्यू सेल। अब उसको रिप्लेस कौन करेगा? जो नया सेल हमारे बॉडी में होते हैं वो नया सेल क्या करते हैं? पुराने सेल को क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अगर रिप्लेस नहीं करेंगे ना तो आपके बॉडी में ना डेड सेल जो रहेगा वो डेवलप होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा और समय से पहले आप एजेड जैसा दिखने लगेंगे। आपका अच्छा, मतलब आप ओवरऑल देखिए तो अच्छा नहीं लगने लगेंगे। इसीलिए डेड सेल जो होते हैं उसको वर्न आउट करना, शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। उसे कौन निकालता है? एक न्यू सेल। अब न्यू सेल कैसे आता है? सेल डिवीजन के कारण से आता है। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए स्किन सेल, ब्लड सेल रेगुलरली रिप्लेस्ड। आप जानते होंगे कि बहुत सारे ब्लड को डोनेट करते हैं, ब्लड भी एक प्रकार का सेल ही होता है। अब ब्लड को डोनेट करेंगे तब तो फिर से ब्लड बनेगा। आइए नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। ये थोड़ा शायद आपको ये चीज हम आपको समझा नहीं पाए, लेकिन हाँ वीडियो के बीच में आपको 100% समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, सेल डिवीजन इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, जैसे बैक्टीरिया जो करता है वो सेल डिवीजन करता है, लेकिन वो कैसा रहता है? रिप्रोडक्शन करता है। लेकिन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मियोसिस करता है, प्रोड्यूस स्पर्म एंड एग सेल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप मेरी बात को आप समझ रहे होंगे बेटा। अगर ये दोनों चीजें नहीं समझ में आया है तो फिर भी आप उसको रिलैक्स करके उसको हम आगे समझा देंगे। अब देखिए सर, चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और बार बार आप हमेशा सेल डिवीजन करते जा रहे हैं। अरे कुछ सेल साइकिल के भी बारे में बताइए। तो बेटा सेल साइकिल होता क्या है? बेटा सेल साइकिल बेसिकली एक तैयारी है। सेल साइकिल क्या बेटा? एक तैयारी है। जैसे नहीं तुम लोग पिकनिक जाते हैं तो पिकनिक जाने के लिए एक तैयारी कई महीनों से चलता आता है कि नहीं?
और 1 महीना से 1.5 महीना से आपका क्या होता है, तैयारी चलता है पिकनिक के लिए, इतना तारीख को जाएंगे, बस बुक होगा, हो ना, स्कूल वगैरह में होता है ना। उसी तरह से बेटा सेल साइकिल भी एक तैयारी है। किसका? पिकनिक जाने के लिए तैयारी चलता है ना, उसी तरह से सेल साइकिल भी एक तैयारी है। किसका? सेल डिवीजन का। बेटा कोई एक सेल जब 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो यहां पर ना ये सेल, एक सेल से 2 सेल में जब कन्वर्ट होगा तो ये सेल प्रिपेयर करेगा, तैयार होगा, तैयारी करेगा कि कैसे तैयार, मतलब ये तैयारी करेगा, कहने का मतलब कि ये जब ये तैयार होगा, प्रिपरेशन चलेगा यहाँ पर। अब जब प्रिपरेशन चलेगा, प्रिपरेशन करने के बाद तैयारी चलता है एक सेल को 2 सेल में कन्वर्ट होने के लिए। सेल के अंदर में बहुत सारा तैयारी होता है, फिर जाकर एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो पाता है। जैसे बेटा यहाँ पर देखो ये एक सेल है और यहाँ पर देखिए ये 2 सेल में कन्वर्ट हो गया है। अब बेटा होता क्या है ना, ये एक सेल 2 सेल में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसके बीच में ना बहुत सारे तैयारी होता है सेल डिवीजन होने के लिए। होता है ना कि आपको एग्जाम वगैरह में देखिएगा, आप लोगों को 3 दिन एग्जाम में गैप रहता है, फाइनल एग्जाम में 3 दिन 4 दिन के लिए, और आपको वो रेस्ट दे देता है। लेकिन वो रेस्ट नहीं देता है बेटा, आप ना वो रेस्ट दिन को तैयारी करते हैं उस एग्जाम का, मैथ का एग्जाम का। बात समझ में रहे? उसी तरह से बेटा एक सेल को सेल डिवीजन करने के लिए बीच में सेल को तैयारी करना पड़ता है कि कैसे सेल डिवाइड होगा। बात समझ में आ रहा है? तो यही होता है, जो बीच का जो प्रिपरेशन होता है ना बेटा, उस प्रिपरेशन को बोला जाता है सेल साइकिल। क्या बोला जाता है बेटा? सेल साइकिल। क्योंकि ये सबसे पहले मान लो ये सेल है, इसको अब 1 से 2 सेल में कन्वर्ट होना है बेटा, तो सबसे पहले ये सेल क्या होगा? ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद ये कॉपी डीएनए बनाएगा। कॉपी डीएनए का मतलब अभी सोचो बेटा कि अगर मान लो सपोज कि एक सेल है, तो इस सेल के पास क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, डीएनए होगा, ऑर्गेनल्स होगा, साइटोप्लाज्म होगा। अब जब ये सेल 2 सेल में कन्वर्ट जब होगा बेटा, तो इन दोनों सेल के पास भी क्या चाहिए? न्यूक्लियस होना चाहिए, डीएनए होना चाहिए, ऑर्गेनल्स होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये तैयारी करता है, ठीक है, इन दोनों सेल को बनाने के लिए। तो वही बात यहाँ बेटा कि यहाँ तैयारी करता है, ग्रो करता है पहले, फिर डीएनए को कॉपी करता है, फिर जाके ये डिवाइड करता है। और ये जो प्रोसेस है ना बेटा, इसी प्रोसेस को, जो तैयारी चल रहा है सेल का डिवाइड करने का, इस तैयारी को बोला जाता है सेल साइकिल। ये प्रोसेस को बोला जाता है बेटा, ये प्रोसेस को बोला जाता है सेल साइकिल। बात समझ में आया बेटा? मतलब बीच का प्रोसेस, ये प्रोसेस आपको दिखेगा नहीं, एक प्रकार के इंटरमीडिएट होता, अंदर होता, वो दिखता नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये सेल साइकिल क्या है? एक तैयारी है। द सेल साइकिल इज द लाइफ साइकिल ऑफ सेल। एक सेल जब 2 सेल में कन्वर्ट होता है तो एक लाइफ साइकिल होता है, फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन अंटिल इट्स डिवाइड इनटू 2 न्यू सेल्स। एक सेल 2 नया सेल बनने के लिए जो एक बनता है ना, उसके लिए एक लाइफ साइकिल होता है, एक तैयारी होता है, जिसे क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। या शॉर्ट लैंग्वेज में बोलो बेटा कि सेल साइकिल क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन। बस खत्म। नेक्स्ट आते हैं बेटा, अभी तो तुरंत हम लोग पढ़े बेटा कि टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो हम लोग को ये चीज तो समझ में आ गया बेटा कि सेल डिवीजन क्या है और सेल साइकिल क्या है। सेल डिवीजन ये है बेटा कि सेल 1 से 2 सेल में कन्वर्ट होता है, तो उसको बोलते हैं 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, उसको सेल साइकिल बोलते, सेल डिवीजन बोलते हैं। और जब सेल 2 सेल बनाता है तो उसके बीच में जो तैयारी चलता है ना, उस तैयारी को बोला जाता है सेल साइकिल, है ना। पिकनिक जाने के लिए बहुत सारा तैयारी चलता है ना, कपड़ा खरीदना है, जूता खरीदना है, शॉपिंग करना है ना। वो तैयारी जो है ना, वही तैयारी को सेल साइकिल कह रहे हैं। बात समझ में आ रहा? आइए, तो सबसे पहले एक एक करके बाइनरी फिजन को पढ़ते बेटा। बाइनरी फिजन क्या होता है? एक्चुअली में बाइनरी फिजन, ये जो आपका डिवीजन है ना, सेल डिवीजन, ये आपका 3 टाइप के सेल डिवीजन होता है। बाइनरी होता है, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। ये पढ़ना हम लोगों का है इस चैप्टर में, हम लोगों यही एजेंडा है, ठीक है बेटा। तो बाइनरी फिजन प्रोकैरियोटिक सेल करता है। ये डिवीजन जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल करता है, जैसे बैक्टीरिया, है ना। जैसे अमीबा देखिएगा, इस सेल, जो ये सेल है ना, ये सेल देखिए धीरे धीरे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। बात समझ में आ रहा? तो ये जो अमीबा 1 से 2 सेल में कन्वर्ट हुआ ना, इस डिवीजन को बोलते हैं हम लोग बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब क्या होता है बेटा? 2। फिजन का मतलब क्या होता है बेटा? टूटना। तो देखिए ये जो अमीबा है, ये जो बैक्टीरिया है, ये टूटकर 2 सेल में डिवाइड हो चुका है।
बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखो बेटा यहां पर क्या था, हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को देखें। प्रोकैरियोटिक सेल देखिए, ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना। अब हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो देखो बेटा मेरे पास है यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल जो होता है ना बेटा, ये दो पार्ट्स, दो तरीका से डिवीजन करता है अपने सेल को, दो पार्ट्स में। तो पहला डिवीजन होता है माइटोसिस के प्रोसेस से करता है, और दूसरा होता है मियोसिस के प्रोसेस से करता है। यानी बेटा जो यूकैरियोटिक सेल होता है हमारे जो बॉडी, हम लोग यूकैरियोटिक सेल हैं, आप जो देख रहे हैं आप भी यूकैरियोटिक सेल है बेटा, आपके बॉडी में जितने भी सेल है सब यूकैरियोटिक सेल है। वो जो सेल डिवीजन करता है ना, वो दो तरीका से करता है। एक माइटोसिस सेल डिवीजन के तरीका से करता है, और एक मियोसिस सेल डिवीजन के तरीका से करता है। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में आपका पढ़ना, क्योंकि माइटोसिस मियोसिस ही समझना है इस चैप्टर का, समझे? और यहीं से क्वेश्चन भर भर कर आता है, इसलिए ध्यान पूर्वक अच्छा तरह समझो बेटा, ठीक है? तो माइटोसिस और मियोसिस क्या है? ये एक टाइप से सेल डिवीजन का, ठीक है? एक होता है, एक सेल जब दो सेल में डिवाइड होता है तो एक माइटोसिस प्रोसेस से भी होता है और एक मियोसिस प्रोसेस से भी होता है। दोनों क्या है बेटा? सेल डिवीजन के टाइप। तो एक सेल जब डिवाइड करेगा तो माइटोसिस डिवीजन भी कर सकता है या फिर मियोसिस डिवीजन भी कर सकता है। कैसे करता है हम आगे पढ़ेंगे, देखिएगा बेटा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन के विषय में समझते हैं। बेटा याद रखिएगा, जो माइटोसिस होता है ना बेटा, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सिंगल पेरेंट से बच्चे को जन्म दे, उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो माइटोसिस जब एक सेल जब दो सेल में कन्वर्ट होता है बेटा, तो आप मुझे बताओ ना कि क्या ये सिंगल पेरेंट सेल है कि नहीं? सिंगल पेरेंट सेल है कि नहीं? आप मुझे बताओ, है कि नहीं? अब देखो सिंगल सेल है, अरे यही सिंगल सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना रहा है, दो डॉटर सेल बन रहा है। तो देखिए ये दो डॉटर सेल बन रहा है ना, तो सिंगल है ना, इसीलिए बोला जा रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी माइटोसिस। ये जो सेल डिवीजन हो रहा है ना, इस सेल डिवीजन को बोला जाता है बेटा माइटोसिस सेल डिवीजन। आपको थोड़ा मोड़ा भी समझ में आता है, थोड़ा पैसेंस रख के रखो, समझ में आएगा। अब माइटोसिस क्या होता है बेटा? अकर्स इन सोमेटिक बॉडी सेल। अब देखिएगा, हमारे बॉडी में जितने भी बॉडी सेल है, पैर, हाथ, नाक, कान, मुंह, कान, ये सेल डिवीजन करता है? हाँ करता है। बोलो बोलो, करता है कि नहीं करता है? करता है। तो ये जो सेल डिवीजन करता है, नाक, कान, मुंह, कान, स्किन, इंटरनल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन, ब्रेन, हाथ, ठीक है, स्टमक, लंग्स, किडनी, ये सेल डिवीजन करता है ना। तो ये सेल डिवीजन माइटोसिस प्रोसेस से करता है। माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, ठीक है। तो अकर्स कहां पर होता है? माइटोसिस कहां पर होता है? सोमेटिक सेल में होता है। सोमेटिक मतलब बॉडी सेल, ठीक है बेटा। वन पेरेंट सेल होते हैं जो डिवाइड करता है इस तरह बेटा इनटू टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल। बात समझ में आ रहा है बेटा? फंक्शन क्या करता है बेटा? ये ग्रोथ करने में मदद करता है, हमारा हाइट को एक जगह से दूसरे जगह, एक हाइट को ग्रोथ करने में मदद करता है। टिश्यू को रिपेयर, अभी मैंने बताया था घाव वगैरह होता है ना वो, ठीक है। सेल को रिप्लेसमेंट करने के, पुराने सेल को हटाने को और नया सेल को लाने को, ठीक है। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट, मियोसिस पर ध्यान दो बेटा। देखिएगा दूसरा तरीका से हमारे बॉडी में एक तरीका से और सेल डिवीजन होता है जिसका नाम है मियोसिस, पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा। सेक्सुअल मतलब दो पेरेंट्स में इन्वॉल्व रहेगा, यानी दो सेल इन्वॉल्व रहेगा, इसका मतलब ये होता है। अब सर मियोसिस सेल डिवीजन करता कौन है सर? तो बेटा मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो जेम सेल करते हैं बेटा, जेम सेल, यानी स्पर्म और ओवा जो होता है ना बेटा, स्पर्म और ओवा, जिसके कारण हम और आप बने हैं इस दुनिया में। इतना भारत सबसे बड़ा पॉपुलेशन कंट्री है ना वर्ल्ड का। तो ये जो होता है ना, ये जेम सेल के कारण से होता है। यानी आप ऐसा समझो बेटा कि हमारा जो पूरे बॉडी है ना, वो माइटोसिस सेल डिवीजन करता है, और स्पर्म और ओवा जो होता है बेटा मियोसिस सेल डिवीजन के तरीका से सेल डिवाइड करता है। यानी स्पर्म और ओवा जो बनता है ना, वो मियोसिस सेल डिवीजन के कारण से बनता है, जो आगे अच्छा से पढ़ेंगे। आइए बेटा, वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 4 जेनेटिकली डिफरेंट डॉटर सेल। यहां पर क्या होता है बेटा कि इस जगह पर देखिएगा, ये एक सेल एक बार में दो बच्चे को, यानी दो सेल में दो डॉटर सेल को जन्म देगा। लेकिन हमारा जो मियोसिस में क्या होता है कि जो एक सेल होगा ना, एक सेल जो होगा वो एक साथ 4 डॉटर सेल का जन्म देगा। 4 डॉटर सेल का क्या करेगा? जन्म देगा, ठीक है बेटा। मियोसिस में each daughter cell has half the number of chromosomes of the one parent cell। समझाते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा समझा देते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं। देखो
हम सबको पता है कि हमारे बॉडी में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा? यस, पेयर बोले तो पेयर बोले तो पेयर बोले तो बेटा पेयर बोले तो पेयर बोलने का मतलब है बेटा 23 पेयर क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बोला जाए तो 46। जैसे बेटा अगर मान लीजिए सपोज ये सेल है तो इसके बॉडी में मान लेते हैं 46 क्रोमोसोम्स है, तो ये सेल डिवाइड करेगा ना बेटा, तो इसके बॉडी में जो सेल डिवाइड किया उसके बॉडी में भी 46 क्रोमोसोम्स आ जाएगा। आइडेंटिकल्स आते हैं बेटा, आइडेंटिकल होंगे, एक जैसा होगा, इसके पास भी 46 क्रोमोसोम्स तो इसके बच्चे के पास भी। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, हमारा जो स्पर्म और जो ओवा सेल जो होता है ना, वो सब जब सेल डिवाइड करता है ना, तो एक साथ 4 बच्चे को जन्म देता है, 4 सेल को डिवाइड करता है एक साथ, 1 2 3 4। अगर मान लो इसके पास 46 क्रोमोसोम्स है, मान लो सपोज दैट कि बेटा आप ऐसा सोचो कि 46 है, तो यहाँ पर कितना क्रोमोसोम्स आएगा? 23। यहाँ पर कितना आएगा? 23। यहाँ पर कितना आएगा? 23। यहाँ पर कितना आएगा? 23। यानी जब स्पर्म और ओवा सेल डिवीजन करता है तो उस प्रोसेस को मियोसिस कहते हैं। पर वो सेल डिवाइड करेगा ना बेटा, तो वो हाफ देखो बेटा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ पैरेंट सेल के पास आएगा। पैरेंट सेल के पास कितना आएगा? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी 46। तो इनके जो डॉटर सेल होगा, ये जो डॉटर सेल इसके पास 23 आएगा। और ये देखिए माइटोसिस में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स है तो इनके डॉटर के पास 46 तो 46 ही आएगा। दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस। हम लोग को यही सब चीज पढ़ना बेटा, लेकिन आप आराम से रहिए, आपको पूरा समझ में आएगा। आइए देखिएगा, इसका फंक्शन क्या होता है बेटा? फंक्शन होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी स्पर्म को बनाता है। कौन? स्पर्म को बनाता है मियोसिस सेल डिवीजन, और स्पर्म और एक सेल को बनाता है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं यूकैरियोटिक सेल डिवीजन। अब हमारे बॉडी तो यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक जो सेल डिवीजन होता है ना बेटा, वो क्यों होता है थोड़ा समझते हैं कैसे होता है। तो हाउ डू सेल प्रिपेयर ऑफ सेल डिवीजन, हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में क्या बेटा कि सेल डिवीजन करने के लिए सेल क्या क्या चीज का प्रिपरेशन करता है, कैसे करता है। व्हेन डू अ सेल डिवाइड, कब सेल डिवाइड करता है, और व्हाट डज एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन के दौरान क्या क्या चीजें एक्चुअली में होता है, वही चीजें हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। ये 3 पॉइंट थोड़ा सा देखते हैं बेटा, कैमरा सही चल रहा है कि नहीं। सब कैमरा वगैरह सही है। आइए देखिएगा, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हाउ डू अ सेल प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन। मैं पहले भी बताया था बेटा कि कोई भी सेल को डिवाइड करने के लिए ना, तो सेल के अंदर में एक प्रिपरेशन चलता है, तैयारी चलता है। जिस तरह से देखिए पार्टी वगैरह में अगर आप जाते हैं तो देखिएगा 3-4 घंटा से आप क्या करते हैं, तैयार होते हैं, प्रिपेयर होते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, फेयर लवली लगाते हैं, लड़का लोग परफ्यूम लगाते हैं, 3-4 घंटा से तैयारी चलते रहता है, और फिर जाकर पार्टी में हम लोग जाते हैं। उसी तरह से बेटा एक सेल को सेल डिवाइड करने के लिए उन्हें प्रिपरेशन करना पड़ता है। सेल डिवीजन के लिए तुरंत बिना प्रिपरेशन का सेल डिवाइड कैसे हो जाएगा? बात समझ में बेटा, जिस तरह से यहाँ पर दिखाया गया, देखिए ये व्यक्ति पार्टी कर रहा है, एकदम नाच रहा है। अब ये नाचेगा कब? अब ये नाचने से पहले ये पूरा तैयार हुआ होगा बेटा, पूरा प्रिपेयर हुआ होगा, पूरा प्रिपेयर होगा 4 घंटा 5 घंटा, और फिर जाकर इस पार्टी में ना नाच रहा है बेटा। ये उसी तरह से बेटा ना सेल भी ना एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट होने के लिए तैयारी करता है, समझ रहे हैं? आइए नेक्स्ट बेटा, हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन। देखिएगा जब एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट होता है, तो मैंने यहां पर ना एक चार्ट बना के रखे ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है बेटा, तो देखिए ये एक पूरा चार्ट है आपके पास। इस तरह से एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट होने के लिए एक बड़ा सा एक चार्ट मैंने बताया बेटा। यहां पर अगर ध्यान से तुम अगर देखोगे तो आप देखिएगा ये पूरे चार्ट में ना, इस पूरे चार्ट में देखिएगा ये जो हिस्सा है आपका, ये इस हिस्सा को डिवाइडिंग फेज कहते हैं, जो रेड कलर का है। और बाकी जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना बेटा, ये हिस्सा को बोला जाता है आपको, ये हिस्सा जो होता है, जो ब्लू कलर का जो हिस्सा है, इस हिस्सा को बोला जाता है इंटरफेज। क्या बोला जाता है बेटा? इंटरफेज या फिर नॉन डिवाइडिंग फेज। इस फेज को क्या बोलते हैं बेटा? इस फेज को क्या बोलते हैं बेटा? डिवाइडिंग फेज। और इस फेज को क्या बोलते हैं? इंटरफेज भी बोल सकते हैं या फिर नॉन डिवाइडिंग फेज भी बोल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं बेटा, जो इंटरफेज है ना,
इंटरफेज यानी यहां पर सेल जो डिवाइड होगा ना बेटा, जो सेल डिवाइड होगा वो इस जगह पर सेल डिवाइड होगा, 1 से 2 में टूट जाएगा। लेकिन इस जगह पर ना सेल का तैयारी चलता है बेटा, यहीं पर सेल का प्रिपरेशन होता है बेटा, यहीं पर, यहां पर सेल का प्रिपरेशन होता है, इसी जगह पर तैयारी होता है। और इस जगह को क्या बोलते हैं, तैयारी वाला जगह को क्या बोलते हैं बेटा, इंटरफेज। इंटरफेज। अब इस इंटरफेज को नॉन डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं, मतलब यहां पर सेल डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड कहां होगा, यहां पर। अब हम इंटरफेज को ना बेटा फिर से हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं, G1 फेज, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। क्या बेटा, फिर से बोले, इंटरफेज को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, G1, S, G2। ये क्या है हम लोग आगे समझ में आएगा। और इस जगह पर अगर ध्यान दो बेटा कि ये जो डिवाइडिंग फेज था ना, इस डिवाइडिंग फेज को भी हम लोगों ने 2 हिस्सा में डिवाइड कर दिए हैं। पहला है कार्योकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। ठीक है बेटा, यानी डिवाइडिंग फेज को भी साइटोकाइनेसिस और कार्योकाइनेसिस के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं डिवाइडिंग फेज को। और इस डिवाइडिंग फेज को बोला जाता है बेटा, इस डिवाइडिंग फेज का नाम है आपका, याद रखिएगा, माइटोटिक या फिर मियोटिक भी बोला जाता है। आगे चलते बेटा। अब देखिएगा यहां पर फेज ऑफ सेल साइकिल। अब हम सबसे पहली बात बताते बेटा, इंटरफेस की बात करेंगे। इस अभी हम लोग सब इंटरफेस की बात करेंगे, यहां वाला बात करेंगे बेटा, यहां वाला बात, ठीक है, ब्लू कलर का जो है आपका, ठीक है बेटा। जो एक सेल जो होता है ना, एक सेल डिवाइड करता है ना, तो इंटरफेस जो होता है ना वो 23 घंटा ले लेता है। कितना घंटा ले लेता है बेटा, 23 घंटा। यानी एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट होने के लिए बेटा, एक सेल को 2 सेल में कन्वर्ट होने के लिए ना, एक सेल पूरा का पूरा 23 घंटा वो तैयारी करता है, 23 घंटा तैयारी करता है बेटा। यानी ये हिस्सा देखिए, बड़ा सा पोर्शन आपको दिख रहा होगा, यहां पर सेल तैयार होता है एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट होने के लिए। तो यहां पर ना तैयारी करने में ना 23 घंटा लग जाता है, एक सेल को 2 सेल में डिवाइड करने में। उसी तरह से ना बेटा, जिस तरह से पिकनिक जाने के लिए तैयारी बहुत जोरों शोरों से चलता है, काफी महीनों से ना तैयारी जो चलता है, काफी महीनों से चलता है ना, लेकिन पिकनिक कुछ ही मिनट का रहता है, कुछ ही घंटों का रहता है, खत्म हो जाता है। अब पार्टी वगैरह जाते हैं तो कई घंटों से तैयार होते हैं, कई घंटों से तैयार होते हैं, पर पार्टी तुरंत 1 घंटा में खत्म। उसी तरह से बेटा यहाँ पर कि जो इंटरफेज होता है, ये प्रिपरेशन होता है सेल का, यहाँ पर सेल तैयार होता है तो 23 घंटा लग जाता है सेल को तैयार होने में बेटा, ठीक है। और इसे रेस्टिंग और प्रिपरेटरी फेज भी कहा जाता है। अब देखो, रेस्टिंग फेज बोलने का नाम है बेटा कि ये रेस्ट में है, लेकिन रेस्ट नहीं है, यहाँ पर सेल रेस्ट नहीं करता है, यहाँ पर तैयारी करता है बेटा। जिस तरह से एग्जाम में होने होता है, मैथ का एग्जाम के लिए 5 दिन छुट्टी दे दिया जाता है कि जाओ तुम रेस्ट करो, लेकिन क्या उस टाइम आप रेस्ट करते हैं? नहीं ना बेटा, छुट्टी देता तो मतलब रेस्ट करते नहीं, वहां पर आप तैयारी करने के लिए आपको बोर्ड एग्जाम, बोर्ड आप लोगों को देता है कि तुम 3-4 दिन रेस्ट मत करो। रेस्ट करने के लिए बोलता जरूर है, लेकिन आपको तैयारी करना पड़ता है। तो 3-4 दिन आप 5 दिन तैयारी करते फिर एग्जाम में जाते हैं। उसी तरह से बेटा जो होता है ना, यहाँ पर इस इंटरफेस को रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, लेकिन रेस्ट नहीं करता, वहां प्रिपरेशन चलता, तैयारी चलता है सेल के अंदर में। Cell is not actually divide but preparing for its division last for longer time. Cell actually में divide इस फेज में नहीं करता बेटा, इस फेज में सेल 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सही लिखा गया, सेल एक्चुअली में डिवाइड नहीं करता है, बट यहाँ पर तैयारी करता है, कहाँ पर, इंटरफेज में, इस जगह पर। अब आते हैं बेटा ये फेज में। इस फेज में क्या होता है सर, इस फेज में होता है, इस फेज को एम फेज बोलते हैं, या फिर मायोटिक फेज भी बोल सकते हैं, या फिर मियोटिक फेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, मायोटिक या फिर मियोटिक फेज। अब बेटा ये जो है ना, ये फेज मात्र 1 घंटा का रहता है बेटा, मात्र 1 घंटा का, मात्र 1 घंटा का। 1 घंटा में ये सेल डिवाइड हो जाता है, तुरंत डिवाइड हो जाएगा। तैयारी बहुत दिनों से चलता रहता है पिकनिक का, लेकिन पिकनिक मात्र 1 घंटा से 2 घंटा में कंप्लीट हो जाता है पिकनिक। उसी तरह से बेटा इंटरफेज में सेल डिवीजन के लिए तैयारी करता है यहाँ पर, और सेल जब एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट होता है तो वो तुरंत हो जाता है बेटा, तुरंत होता है। मात्र ये 1 घंटा का प्रोसेस होता है, यानी देखिए 23 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, 24 घंटा में एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो 23 घंटा कौन ले लेता है बेटा, इंटरफेज ले लेता है, इंटरफेज ले लेगा, इंटरफेज। और 1 घंटा कौन फेज लेता है, ये डिवाइडिंग फेज।
ठीक है बेटा, तो इसे माइटोसिस फेज भी कहा जाता है, एम फॉर माइटोसिस फेज। हियर एक्चुअल सेल डिवीजन टेक प्लेस, यहीं पर सेल डिवीजन होता है, 1 से 2 बनता है। ठीक बेटा, लास्ट फॉर द शॉर्टर टाइम, एग्जांपल के लिए ह्यूमन सेल। अब देखिए बेटा, जो फेजेज ऑफ द सेल साइकिल्स होते हैं, जो फेजेज ऑफ द सेल साइकिल्स होते हैं बेटा, यहाँ पर देखिए कितने सारे सेल साइकिल का फेज है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना बेटा। तो देखिएगा, इंटरफेज मैंने बताया था, इंटरफेज जो होता है वो 23 घंटा का होता है, और एम फेज यानी माइटोसिस फेज जो होता है 1 घंटा होता है। एम मतलब होता है माइटोसिस मियोसिस, अभी मैंने बताया था कि माइटोसिस मियोसिस इज द टाइप ऑफ द सेल डिवीजन। ठीक है, सोमेटिक सेल अगर सेल डिवाइड करेगा तो माइटोसिस बोलेंगे, स्पर्म अगर डिवाइड करेगा तो मियोसिस बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो इस फेज को क्या बोला जाता है, रेस्टिंग या फिर प्रिपरेटरी फेज कहा जाता है। और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है बेटा, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है बेटा, और एम फेज जो होता है बेटा, ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कार्योकाइनेसिस फेज, जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, और एक और थोड़ा सा नीचे भी है, और फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस फेज होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवाइड होगा। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे बेटा जूनियर सेक्शन में कि सबसे पहले एक सेल को 2 सेल में कन्वर्ट होने के लिए न्यूक्लियस 2 पार्ट में बढ़ता है, फिर जाकर साइटोप्लाज्म 2 हिस्सा में डिवाइड होता है। तो बेटा न्यूक्लियस का डिवीजन क्या कहलाता है, करियोकाइनेसिस। क्या कहलाता है, करियोकाइनेसिस। कार्यो का मतलब ही होता है न्यूक्लियस बेटा, इसका मतलब ही होता है न्यूक्लियस। ठीक है, बात समझ रहा, काइनेसिस का मतलब होता है बेटा डिवीजन। ठीक है बेटा, और साइटोकाइनेसिस का मतलब, साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्मा, और काइनेसिस का मतलब डिवीजन। बात समझ रहे हैं, साइटोकाइनेसिस में जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा तो उस प्रोसेस को साइटोकाइनेसिस बोलेंगे, और जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो उसको करियोकाइनेसिस कहेंगे। अब बेटा करियोकाइनेसिस बिना बेटा, ये 4 टाइप्स के होते हैं बेटा, समझना। करियोकाइनेसिस भी बेटा 4 टाइप्स के होते हैं, देखिएगा यहां देखना कितने टाइप्स होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। कौन बेटा, करियोकाइनेसिस फेज भी 4 टाइप के होते हैं, प्रोफेज बोलिए, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, है ना। यानी ये जो हिस्सा है ना बेटा, ये फर्दर 4 हिस्सा में बटेगा बेटा, ये फर्दर फिर से हम लोग 4 हिस्सा में बटेगा। एक आपका प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर बेटा टेलोफेज। बात समझ में आ रहा है, ये करियोकाइनेसिस है, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन करने के लिए फिर से फर्दर 4 हिस्सा में ये डिवाइड होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला इंटरफेज, और फिर हम लोग बात करेंगे डिवाइडिंग फेज यानी एम फेज, है ना। आओ थोड़ा देख लेते हैं बेटा, चलता है वो सब चीज चल रहा है कि नहीं सही से। हाँ चलिए, आइए बेटा, तो इंटरफेज क्या होता है, इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज। 3 फेज में इंटरफेज को डिवाइड किया गया है। कौन कौन बेटा, G1, S और G2। रात का 12 बज रहा है बेटा, और हम आप लोगों के लिए जग कर पीपीटी बनाकर, ठीक है बेटा, PDF में कन्वर्ट कर आप लोग के लिए जागे हुए हैं और वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज सपोर्ट जरूर करना बेटा, ठीक है। आइए अब देखिएगा 3 फेज में डिवाइड हुआ है। पहला फेज जो होता है ना बेटा, जो G का मतलब होता है गैप 1 फेज। क्या बोला जाता है, गैप। कई सारी किताबों में पोस्ट माइटोटिक भी कहा जाता है, या फिर प्री DNA सिंथेटिक फेज भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, इंटरफेज जो होता है गैप 1, इसको G1 को गैप 1 बोला जाता है, गैप 1 फेज। आपकी मर्जी जो बोलना बोलिए, आप गैप 1 भी बोल सकते हैं, पोस्ट माइटोटिक भी बोल सकते हैं, प्री DNA सिंथेटिक फेज भी कर सकते हैं, या फिर इंटरफेज इज भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आइए S का मतलब S फेज भी बोल सकते हैं, या फिर सिंथेटिक फेज भी कर सकते हैं। और G2 का मतलब बेटा, G2 का मतलब क्या होता है, G2 भी बोल सकते हैं, या फिर गैप 2। यहां तक क्या बेटा, गैप 1, यहां पर क्या होगा गैप 2, या फिर प्री माइटोटिक भी बोल सकते हैं, या फिर पोस्ट सिंथेटिक फेज भी बोल सकते हैं। आपकी मर्जी, किसी एक को पकड़ लेना और उसी के अकॉर्डिंग चलना। हम तो वही गैप 1, गैप 2 और S फेज बोलते हैं, सारे स्टूडेंट लोग इसी को फॉलो करते हैं। आइए तो चलिए इंटरफेस को एक एक करके समझते हैं बेटा। देखिएगा इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस हम लोग पढ़ लिए। अब इंटरफेस का पहला फेज पढ़ रहे G1 फेज। बेटा G1 फेज, इस फेज के बारे में बात हो रहा है बेटा अभी, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेल इस जगह पर किस चीज का तैयारी करता है, देखिए। तो इसमें फर्स्ट गैप फेज होता है बेटा, इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है,
यानी सेल के अंदर में ना मेटाबॉलिक एक्टिव हो जाता है, यहाँ पर एक्टिव हो जाता है सेल रिएक्शन करने के लिए, ठीक है, इस फेज में, ठीक है। मोस्ट सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेट होता है, क्योंकि देखो बेटा एक सेल से दो सेल बनने के लिए अब जो सेल का यहाँ पर ऑर्गेनल्स होंगे, सेल ऑर्गेनल्स होंगे, क्या दूसरे सेल में भी सेल ऑर्गेनल होंगे कि नहीं होंगे, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यहाँ पर जो सेल होंगे वो डुप्लीकेट होंगे, एक से क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। डुप्लीकेट मतलब क्या हो जाएगा, दो। एक से यहीं पर दो बनेगा, दो गो माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा, दो गो गोल्गी एपरेटस बनेगा, दो गो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगा, यहीं पर बनेगा। किस फेज में बनेगा, जीवन फेज में। मोस्ट सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल इंक्रीज करेगा ताकि वो सेल डिवाइड करने के बाद अपने बच्चों को क्या दे सके, न्यूक्लियस दे सके, सेल ऑर्गेनल दे सके, साइटोप्लाज्म दे सके, है ना। इसी फेज में बेटा क्या होता है, सेल ग्रो भी करता है, मैच्योर भी होता है, और ये लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज कहा जाता है। इस इंटरफेज में बेटा, इस इंटरफेज में सबसे लंबा फेज होता है जीवन फेज। बात समझो बेटा, यहाँ पर देखिएगा ये हमारे पास खूबसूरत सेल है। आप अगर मान लो बेटा इसको अगर दो सेल में कन्वर्ट होना होगा बेटा, तो इसके जैसा दो सेल चाहिए बेटा, दो सेल चाहिए, इसमें भी न्यूक्लियस चाहिए, इसमें भी न्यूक्लियस चाहिए, इसमें भी ऑर्गेनल चाहिए, इसमें भी ऑर्गेनल चाहिए। तो इसको इस फेज में क्या होता है, सारा चीज दो दो गो हो जाएगा, ठीक है। आइए अब आते हैं एस फेज बेटा, ध्यान देना बेटा, एस फेज थोड़ा सा मजेदार भी है। एस फेज, अभी इस फेज के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस फेज के विषय में, ठीक है। आइए इस फेज में क्या होता है बेटा, ये सिंथेसिस फेज कहा जाता है इसको, एस फेज को बेटा, एस फॉर सिंथेसिस फेज कहा जाता है। यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है बेटा। डीएनए का रेप्लिकेशन का मतलब एक डीएनए से दो डीएनए बनेगा। डीएनए कहाँ बन रहा है बेटा, फिर से बोलो, एस फेज में। कहाँ बन रहा है, एस फेज में। जीवन फेज में क्या बन रहा था, सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेट हो रहा था, मैच्योर हो रहा था वो वहां पर। अब यहाँ पर एक डीएनए से दो डीएनए बनेगा। देखो बेटा यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर देखिए डीएनए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर डीएनए दिख रहा है ना, डीएनए। अब यही डीएनए रेप्लिकेशन करके देखिए दो डीएनए बन रहा है बेटा, एक ब्लू वाला देखो और एक रेड वाला देखो, यानी एक से दो डीएनए में कन्वर्ट हो गया, है ना बेटा। याद रखना बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस, जब डीएनए रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट मतलब एक से दो बनता है डीएनए, डीएनए मतलब रेप्लिकेशन, उसी का मतलब होता है बेटा एक से दो बनना। जब एक से डीएनए दो डीएनए बनता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन द सेम। याद रखना बेटा, एकदम बात को समझना, इस चैप्टर का सबसे खास बात यह है कि जब सेल के अंदर में, जब सेल डिवीजन इंटरफेज के एस फेज में जब सेल डिवीजन होता है ना, तो उसमें एस फेज में डीएनए एक से दो बनता है, डीएनए एक से दो बनेगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रहेंगे, वो सेम रहेंगे। बात समझ आ रहा है बेटा, क्योंकि देखो बेटा ये एक सेल है, ये सेल है, और यहाँ पर एक सेल और है, ठीक है। अब मान लो सपोज कि यहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स है, अगर क्रोमोसोम्स भी डबल हो जाएगा तो इसके पास तो 92 क्रोमोसोम्स हो जाएगा, इसके पास भी 92 हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं होता, क्रोमोसोम सेम रहेगा लेकिन डीएनए एक से दो हो जाएगा। समझाते हैं अच्छा तरह से, रुको। देखो बेटा, जैसे कि यहाँ पर एक सेल है, बात को समझना, बात को समझना। यहाँ पर एक सेल है और इस सेल के अंदर में देखिए बहुत सारे पतले पतले धागा जैसा, रस्सी जैसा दिख रहा है ना बेटा, इसको बोला जाता है क्रोमेटिन। क्या बोला जाता है बेटा, क्रोमेटिन। आप नाम सुने होंगे आप। अब जब ये क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, कंडेंस हो जाता है। कंडेंस मतलब मोटा हो जाता है। जैसे समझाते, कंडेंस का मतलब क्या है बेटा, देखो मान लो सपोज ये मेरा वायर है, अब ये है क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन है तो ये क्या होगा बेटा कि ये क्रोमेटिन है, अभी मान लो कि रस्सी जैसा, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिन। अब इसको कंडेंस होना है, तो कंडेंस होने के लिए क्या करते हैं हम, इसको इस तरह से कंडेंस कर दिए। अब देखिए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कंडेंस हो गया बेटा। अब इस क्रोमेटिन कंडेंस होने के बाद इसका नाम पड़ जाता है, कंडेंस हो जाता है, तो देखो किस तरह से हो गया, और इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमोसोम। याद रखना, क्रोमोसोम्स। ये वायर जरूर था, ये वायर था, लेकिन कंडेंस होने के बाद क्या बन गया, क्रोमोसोम्स। यानी क्रोमेटिन ही क्रोमोसोम्स बनता है, लेकिन कब, कंडेंस होने के बाद। हम क्या समझाना चाहते हैं बेटा, हम ये समझाना चाहते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन तो करता है, एक से दो डीएनए बनता है, लेकिन क्रोमोसोम सेम रहता है। समझाता हूँ और अच्छी तरह से। अब देखो बेटा, ये जो क्रोमोसोम्स कैसे बना, क्रोमेटिन के कंडेंस होने के बाद बना। अब देखो बेटा, यहाँ पर ना
इसके यहाँ पर ना जीन पाया जाता है। याद रखना बेटा, इस क्रोमोसोम के अंदर में जीन पाया जाता है और इसी जीन के अंदर डीएनए पाया जाता है बेटा। देखो डीएनए दिख रहा है, यही है डीएनए। याद रखना बेटा, क्रोमोसोम्स के अंदर में एक जीन होता है और जीन के अंदर में पाया जाता है डीएनए। फिर से रिपीट कर रहे हैं बेटा, फिर से रिपीट कर रहे हैं। एस फेज में जब सेल आपका एस फेज में क्या होता है, जब डीएनए 1 से 2 बनता है तो डीएनए तो 2 बन जाता है, पर क्रोमोसोम्स रिमेन द सेम। आगे बातें और करेंगे बेटा, और करेंगे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ठीक है, अभी भी ऐसे फेज है बेटा। ठीक है, अभी यहां पर देखो बेटा, यहां ध्यान देना कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, देखिए ऐसे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर ध्यान दो बेटा, ये 46 क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में होता है ना, 1 2 3 4 अगर गिनेंगे तो 46 क्रोमोसोम्स आपको मिलेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसा करेंगे तो 46 क्रोमोसोम्स मिलेंगे, या फिर 23 पेयर मिलेंगे। देखो 1 2 3 4 गिनेंगे तो 23 पेयर मिलेगा। ठीक बेटा, अब देखिएगा, थोड़ा सा समझो बेटा, क्या मतलब। देखो कई सारे बच्चों क्या सोचते हैं ना कि देखो इसको, ये क्या, कितना क्रोमोसोम्स है बेटा, 1। और कई सारे बच्चे सोचते हैं कि ये जो है ना, ये 2, अब ये जो है ये 2 क्रोमोसोम्स है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। नहीं बेटा, ये 2 क्रोमोसोम्स नहीं है, ये अभी भी एक ही क्रोमोसोम्स है। ये क्या है, एक क्रोमोसोम, तो ये क्या है, अभी भी ये 2, एक ही क्रोमोसोम्स है, एक ही क्रोमोसोम। ये भी एक है, ये भी एक है। क्या मजाक कर रहे हैं सर, समझा रहे। देखो बेटा, यहां पर क्या है कि इस जगह पर देखो बेटा कि अगर ध्यान दो, ये क्या था, क्रोमोसोम्स, और ये जो हिस्सा जो दिख रहा है ना बेटा, ये हिस्सा, अरे यार, ये जो हिस्सा दिख रहा है ना बेटा, ये जो हिस्सा दिख रहा है, इस हिस्सा को बोला जाता है क्रोमेटिड्स। क्या बोला जाता है बेटा, क्रोमेटिड्स। अब यहाँ पर देखो कितना है, 2 क्रोमेटिड्स है, और इन दोनों क्रोमेटिड्स को बोला जाता है 2 सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्रोमोसोम का ये जो हिस्सा है ना, ये जो पेड़ है ना, पेड़, इस पेड़ का नाम है क्रोमेटिड्स। ठीक है, क्रोमोसोम का पेड़ का नाम है क्रोमेटिड्स। ठीक है बेटा, अब देखिएगा होता क्या है, समझिए। ये अब ये कितना क्रोमोसोम से बेटा, ये 1 क्रोमोसोम से, और इसको भी क्या बोल रहे हैं, एक ही क्रोमोसोम से। क्या सर मजाक कर रहे हैं आप, देखो समझाते हैं। अभी सबसे पहले समझ लो ये चीज को कि देखो बेटा, रात को भी चैन नहीं देता। देखो ये एक क्रोमोसोम्स है बेटा, ये क्रोमोसोम्स है ना, और यहां पर क्या रहता है बेटा, देखिए ये है क्रोमोसोम्स आपका, तो और ये जो है ना आपका, ये है जीन, और इस जीन के अंदर में देखिएगा आपको ना इस तरह करके डबल हेलिकल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा बेटा, इसी को बोलते हैं डीएनए। क्या बेटा, ये क्रोमोसोम्स है, इसके पास यहाँ पर जीन होता है, और उसी जीन के अंदर में देखिएगा आपका जो येलो कलर का दिख रहा है ना बेटा, ये जो आपका येलो कलर का जो दिख रहा है आपको, ये जो येलो कलर का आपका हिस्सा दिख रहा है ना, ये है हमारा क्या, जीन है। और इस जीन में देखिए जो लाइन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, उसी को बोलते हैं डीएनए। और तुम यहां पर ध्यान दो बेटा, इस जगह पर देखिए डीएनए जो है ना, बोले ना इससे पहले देखो क्या बोले बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन करता है। अब यहाँ देखो डीएनए 1 से 2 बना ना बेटा, तो देखो 2 कैसे बन रहा है, देखो यहाँ पर देखो, ये जो डीएनए है ना, ध्यान दो, ये डीएनए 1 से 2 बना, देखो यहीं पर देखो, ये एक है, एक डीएनए है, यही 1 से 2 बना हुआ है, पर क्रोमोसोम सेम है। ये 2 बन गया बेटा, ये डीएनए 2 बना है, लेकिन क्रोमोसोम सेम है बेटा, क्रोमोसोम सेम है बेटा, क्रोमोसोम सेम है बेटा। ठीक है, और इसमें कितने क्रोमोसोम्स है, कितने सिस्टर क्रोमेटिड है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड है। यहाँ पर कितना क्रोमेटिड है, सिंगल क्रोमेटिड से 1 क्रोमेटिड है। और ये कितने क्रोमोसोम से बेटा, 1। ये कितने क्रोमोसोम से बेटा, 1। बात समझे, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है बेटा। ये जो है ना आपको दिख रहा है, ये डीएनए, मान लो ये डीएनए था और ये डीएनए 2 बना है, ये 1 से 2 बन गया। ध्यान रखना, बहुत काम आने वाला है बेटा, बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है, याद रख लेना। आगे बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक चीज और ध्यान में रखना बेटा, इसी फेज में बेटा, इसी फेज में क्या होता है, इसी फेज में क्या होता है, सेंट्रियोल्स। अब सेंट्रियोल्स क्या होता है, थोड़ा देर के बाद पता चल जाएगा। सेंट्रियोल भी डुप्लीकेशन होता है, यानी सेंट्रियोल एक ऑर्गेनल है बेटा, ऑर्गेनल है
जो बहुत बड़ा रोल करता है सेल को डिवाइड करने में। जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो ऑर्गेनल्स होते हैं, यहाँ पर इस फेज में 1 से 2 सेंट्रियोल्स में कन्वर्ट हो जाए, यानी सेंट्रियोल 1 से 2 बन जाएगा। किस फेज में? एस फेज में। यानी एस फेज में क्या हो रहा है बेटा? एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, 1 से 2 डीएनए बन रहा है और सेंट्रियोल भी 2 बन रहा है। ठीक है, आइए। और जीवन फेज में क्या हो रहा था? बस कुछ नहीं, इसमें आपका ऑर्गेनल डुप्लीकेट हो रहा था, 1 से 2 बन रहा था। ठीक है बेटा, यहां पर मेटाबॉलिक एक्टिव हो जाता है और लॉन्गेस्ट फेज होता है। अब आते हैं, देखिए जीवन हो गया, एस हो गया, अब जी टू फेज में आते हैं बेटा। देखिएगा, अब जी टू फेज में क्या होता है ना कि अब जो भी चीज बना एस फेज में, क्या क्या बना? एस फेज में जो डीएनए बना है ना, तो वो डीएनए अच्छा बना है, खराब बना है, वहां चेकिंग चलता है। कहां पर? जी टू फेज में। इसमें चेक होता है कि डीएनए में प्रॉब्लम तो नहीं है, कि डीएनए में कोई दिक्कत तो नहीं ना आ रहा है, तो उसमें चेक होता है, यानी इस जगह पर चेकिंग चलता है। चलता है कि नहीं? अब देखिए, गाड़ी जब आप पैक वगैरह कर लेते हैं पिकनिक जाने के लिए बस में, तो चेकिंग चलता है ना, एक बार चेक कर लो कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितना बैग है, सही बैग है कि नहीं है, कुछ भूल तो नहीं गए हैं। उसी तरह से यहाँ चेकिंग होता है डीएनए का, कि डीएनए में कुछ गड़बड़ी तो नहीं ना है। तो डीएनए इज चेक्ड बाय एंजाइम्स, लेकिन वो चेकिंग करता कौन है? एंजाइम्स करता है। एंजाइम्स फिर क्या है सर? एंजाइम्स एक स्पेशल टाइप का क्या है बेटा? एक प्रोटीन होता है सेल के अंदर में, जो जिसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि डीएनए सही से बना है कि नहीं बना है, और फॉर मिस्टेक एंड रिपेयर, अगर मिस्टेक हो गया होगा तो फिर ये एंजाइम्स उसको क्या करेगा? सुधार कर देगा। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस, जैसे मैंने बताया, और सेल ग्रोथ कंटिन्यू, फिर धीरे धीरे सेल क्या होता है? ग्रोथ करता रहता है। अब आए बेटा, यहां पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, और आप लोगों को वादा है करना है कि आप लोग बिना चोरी, बिना गूगल का यूज किए हुए बनाना है। ठीक है बेटा, अभी मान लो सपोज दैट कि बेटा एक सेल है और उसमें 20 पिकोग्राम, पिकोग्राम नहीं समझ में आ रहा तो केजी रख लो, 20 केजी क्या है बेटा? 20 केजी क्या है बेटा? आपका क्या है? 20 केजी डीएनए है। डीएनए कितना है बेटा? 20 केजी। तो मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ, जीवन फेज में डीएनए कितना रहेगा? कुछ नहीं, ऑब्वियस बात है, जितना है उतना ही रहेगा ना, 20। क्यों? क्योंकि जीवन में फेज में हुआ क्या था, याद है? जीवन फेज में कुछ नहीं होता बेटा, जीवन फेज में मात्र एक चीज हुआ था, सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेट हो रहा था, 1 से 2 बन गया था सेल ऑर्गेनल। डीएनए में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ था, डीएनए में छेड़छाड़ एस फेज में हुआ था, एस फेज में, है ना? देखो लो बेटा, यहां पर अभी भी देख लो, एस फेज में हुआ है। एस फेज में देखो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, आइए तो अब बताइए, अगर 20 पिकोग्राम डीएनए है तो जीवन फेज में कितना डीएनए रहेगा? 20 ही रहेगा। एस फेज में क्या रहेगा? यस, आपका 40 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेप्लिकेट हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है, दुगुना हो रहा है। देखो डुप्लीकेट हो रहा है कि नहीं? देखिए रेप्लिकेशन हो रहा है, एस फेज में रेप्लिकेशन हो रहा है। रेप्लिकेशन मतलब 1 से 2 बन रहा है। अगर 20 डीएनए रहेगा तो 40 हो जाएगा, 40 रहेगा तो 80 हो जाएगा। अब बताइए जी टू फेज में कितना डीएनए रहेगा? जी टू फेज में हाँ, जी टू फेज में भी उतना ही फेज, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था? वहां पर तैयारी हो रहा, मतलब तैयारी नहीं, रीचेकिंग हो रहा था डीएनए का, सही से बना है कि नहीं डीएनए। तो यहां पर भी क्या रहेगा? 40 ही आपका डीएनए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, बेटा अगर पेरेंट सेल के पास 10 क्रोमोसोम्स है तो जीवन में के पास कितना क्रोमोसोम्स है? आप मुझे बताओ, कमेंट्स में बताओ। ऑब्वियस सी बात है 10 ही रहेगा बेटा, तो यहाँ पर 10 क्रोमोसोम्स रहेगा। एस फेज में बता बेटा, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका था कि क्रोमोसोम्स में कोई चेंजिंग नहीं होता है, क्रोमोसोम्स एक ही रहता है, वो दुगुना, तिनगुना, चारगुना, पांचगुना नहीं होता है, डुप्लीकेट नहीं करता है। डीएनए डुप्लीकेट करता है लेकिन क्रोमोसोम्स सेम रहता है। तो जीवन में ही 10 रहेगा, एस में भी 10 रहेगा, और जी2 में कितना रहेगा? 10 ही रहेगा। इसमें किसी टाइप का चेंजिंग नहीं था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब आपके पास है। हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं ताकि थोड़ा सा एनर्जी आ सके। चलो बेटा बताइए, यहां पर बताना है क्या
स्टेटमेंट दिया है ड्यूरिंग जीवन फेज। याद रखें बेटा ये सब नीट लेवल का क्वेश्चन है बेटा, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है। ड्यूरिंग जीवन फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। क्या जीवन फेज में मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है? एक्टिव होता है बेटा, देखो शायद एक्टिव होता है। देखिए ना, अभी हम बताए थे आपको, देखिए ना एक्टिव होता है, एक्टिव। लेकिन वहां क्या बता रहा है? इनएक्टिव बता रहा है। बुड़बा के क्या? हाँ इनएक्टिव है। ये बात तो गलत हो गया। सेंट्रोजोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द इंटरफेज। क्या सेंट्रोजोम जो था, जो सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम का मतलब बेटा सेंट्रियोल्स जो था, क्या अंडरगोज डुप्लीकेट हो रहा था ड्यूरिंग द एस फेज? यस, हाँ देखो बेटा सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल को ही सेंट्रोजोम कह रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो डुप्लीकेट हो रहा है सेंट्रियोल, यानी इसी को बोला जा रहा है सेंट्रोजोम। याद रखना बेटा सेंट्रोजोम इसी को बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ भी डुप्लीकेट हो रहा था किस फेज में? एस फेज में। यानी इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इसका मतलब ये तो बात सच लग रहा है लेकिन ये गलत है। तो देखो कहां पर है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। लग तो रहा ये सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट ना। तीसरा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, मतलब ये भी गलत, स्टेटमेंट 1 ये भी गलत। यानी कहने का मतलब क्या होगा यहाँ पर बेटा कि स्टेटमेंट 1 जो होगा आपका ये जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता बेटा, आपको लिस्ट बनाना है बेटा एस फेज। बताइए एस फेज में क्या हुआ था बेटा, याद है आप लोगों को? एस फेज में क्या हुआ था बेटा? एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था। यानी ए का 4 कौन कौन है? देखो यहाँ पर है, यहाँ पर, यानी ये दोनों तो गलत हो गया क्योंकि 3 आ गया। G2 फेज में क्या होता बेटा? G2 फेज में चेकिंग चला था, चेक हो रहा था। कहां पर चेक हो रहा था? तो G2 फेज में B2। हाँ आइए, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका B2। क्वेश्चन तो गलत तो नहीं दिख रहा है भैया, ठीक तो लग रहा है। आइए, हाँ तो यहां पर G2 फेज में क्या था? हाँ प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था बेटा, प्रोटीन बन रहा था, मैंने बताया था, है ना। अब देखिएगा तो आपका G2 का हो गया 1, G2 कहां पर है? हमारा B का 1 तो यहाँ पर आ रहा है, B2 है, ये भी गलत हो गया, यानी ये सही है, ठीक है। अब C का क्या हो जाएगा बेटा? क्विसेंट स्टेज कौन होगा? तीसरा हो जाएगा। जीवन फेज क्या होगा? इनएक्टिव फेज होता है, जीवन में इनएक्टिव फेज होता है। सॉरी D3 होगा बेटा, गलत हो गया है। यहां पर जीवन जो फेस होगा ना आपका वो ये होगा, और क्विसेंट स्टेज जो होगा वो इनएक्टिव होगा, ये वाला होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी आपका आंसर कौन सा सही होगा बेटा? बी, याद रखिएगा बी। आइए नेक्स्ट, द सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग। अब सेंट्रियोल 2 कब बन रहा था बेटा? ऑर्गेनस, तो बताइए प्रोफेज एस फेज में बन रहा था, ये तो आपको पता है। अब बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्विसेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल? जी नोड, इसमें होगा बेटा ये सब ऊपर गलत होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आइए, एस फेज ऑफ द सेल साइकिल क्या कहलाता है बेटा? क्रोमोसोम्स नंबर इंक्रीज। क्रोमोसोम्स नंबर इंक्रीज हो जाता है, बट गलत है। एस फेज में क्रोमोसोम्स कैसे इंक्रीज हो जाएगा? वो तो सेम रहता है। अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम, हट ये भी नहीं रहता है। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स हो जाता है, ये हो सकता है। अमाउंट ऑफ डीएनए रिड्यूस, ये भी गलत हो जाता है, यानी बी नंबर। क्वेश्चन नंबर, ओ यस, हम लोग ये 3 फेज तैयारी हो चुका है सेल का बेटा। सेल तैयार हो चुका है, किस लिए? सेल को डिवाइड होने के लिए। कहां पर सेल का तैयारी हो रहा था? सेल के अंदर में, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोल रहे थे? इंटरफेज बोल रहे थे बेटा, इंटरफेज में हो रहा था, है ना। अब आते हैं माइटोटिक या फिर मियोटिक फेज। इसमें सेल 2 हिस्सा में टूट जाएगा, इसलिए बड़ा सा नाम लिख के आपके लिए रखे हैं, है ना। आगे चलते हैं, माइटोटिक। अब हम लोग चल रहे बेटा, ये माइटोटिक है ना, इसको माइटोटिक मतलब सॉरी माइटोसिस डिवीजन चल रहा है। माइटोसिस डिवीजन कौन करता है? सोमेटिक बॉडी सेल, सोमेटिक मतलब पैर, हाथ, नाक, स्पर्म, ओवा, एग को छोड़कर बाकी बॉडी में जितना सेल है सब माइटोसिस डिवीजन करता है, ठीक है। आइए, हैप्लॉइड सेल,
सबसे पहले बेटा एक चीज ध्यान में रखना बेटा, सबसे पहले समझना, माइटोसिस को समझने कुछ बेसिक जानकारी आपके पास होना चाहिए, तभी समझ पाएंगे। देखिए बेटा, हैप्लॉइड सेल क्या होता है बेटा, देखो जो स्पर्म और ओवा होता है ना, स्पर्म और ओवा जो सेल होता है, स्पर्म पता है ना ये सेल है, तो स्पर्म और ओवा जो होता है ना बेटा, एक लड़कियों लोग का एग और स्पर्म लड़कों लोग का जो एक सेल होता है, इन सेल को हैप्लॉइड सेल कहा जाता है। हैप्लॉइड का मतलब कि इसमें मात्र 23 सिंगल क्रोमोसोम्स होगा बेटा, देखो 23 सिंगल, पेयर नहीं बेटा, पेयर नहीं, 23 सिंगल, याद देखिएगा। यहां पर अगर तुम ध्यान दो बेटा, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5 सिंगल सिंगल दिख रहा है। थोड़ा सा और दिखा दे, देखो बेटा, अब अगर डिप्लॉइड सेल में बात किया जाए तो देखो यहाँ पर दो दो पेयर दिख रहे हैं ना, दो दो पेयर दिख रहे हैं ना, इसलिए समझना बात को। जो स्पर्म का जो सेल होता है ना, उसमें 23 पेयर नहीं बेटा, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 1 2 3 4, 1 सेट क्रोमोसोम्स रहते हैं। क्या रहता है बेटा, 1 सेट रहते हैं, 1 सेट क्रोमोसोम्स है। मान लो बेटा ये क्या है, सेल है, और इस सेल में ना 23 क्रोमोसोम्स होता है, पेयर नहीं बेटा, पेयर नहीं, पेयर नहीं, सिंगल सेट है बेटा, 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट 5 सेट 6 सेट, सिंगल सेट है, पेयर में नहीं है बेटा, पेयर में नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो स्पर्म जो सेल होता है ना बेटा, उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पेयर नहीं, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसलिए स्पर्म को, एग को हैप्लॉइड सेल कहा जाता है, और हैप्लॉइड सेल को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। क्यों? क्योंकि 23 पेयर होता है मात्र, और कितना क्रोमोसोम्स है, 23। बात समझ में आया, ठीक है। अब देखो स्पर्म और ओवा को कौन सा सेल बोल रहे बेटा, हैप्लॉइड सेल बोल रहे। क्यों? क्योंकि उसके पास 23 क्रोमोसोम्स पेयर है, 23 क्रोमोसोम्स है, सिंगल सिंगल 1 सेट क्रोमोसोम्स है, इसीलिए उसको बोले हैप्लॉइड सेल स्पर्म और ओवा को। और बाकी अब हमारे बॉडी में जो भी सेल है, नाक मुंह किडनी फिडनी जो भी सेल है बॉडी का सेल, उसे डिप्लॉइड सेल्स कहते हैं। देखो यहाँ पर सेल को देखो बेटा, एक सेल के अंदर में 2 सेट क्रोमोसोम्स है, देखो है ना, 2-2 सेट करके है ना, 2-2 सेट का क्रोमोसोम्स है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हमारे बॉडी में स्पर्म और ओवा को छोड़ने के बाद हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, उस सेल में 200 सेट क्रोमोसोम्स है, इसीलिए इसे डिप्लॉइड सेल बोला जाता है। किसको? हमारा नाक का सेल, कान का सेल, हाथ का सेल, पैर का सेल, इन सारे सेल को डिप्लॉइड सेल कहते हैं, और इसे 2 एंड से रिप्रेजेंट करते हैं। डिप्लॉइड का मतलब ही होता है 2। बात समझ रहे? और बेटा हैप्लॉइड का मतलब होता है, हैप्लॉइड का मतलब होता है एक। बात समझ रहे? एक सेट है, और यहाँ पर डिप्लॉइड में तो 2 सेट है आपका, देखिए ना, 2-2 सेट है ना। देखिए ये सेल है, और इसके अंदर में जो क्रोमोसोम्स रहेगा वो 23 सेट क्रोमोसोम्स रहेगा। गिन लीजिएगा, देखिए 22 इधर है और एक 23। अगर लड़का है तो ये ना रहकर बाकी रहेगा, और लड़की रहेगा तो ये ना रहकर बाकी सब रहेगा, ठीक है। तो बता बेटा हैप्लॉइड सेल कौन सेल है? स्पर्म और ओवा को हैप्लॉइड सेल बोलेंगे क्योंकि उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और डिप्लॉइड सेल किसे बोलते हैं? बाकी सारे सेल को डिप्लॉइड बोलते हैं, क्योंकि इसमें 23 पेयर क्रोमोसोम्स है, नंबर में 46, ठीक है बेटा। गिनोगे तो 46 हो जाएगा, 1 2 3 4। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गिनोगे तो 46 हो जाएगा, और पेयर में आएगा तो 23 आएगा, ठीक है बेटा। आइए तो थोड़ा सा यहाँ पर चीजें लिखवाएं बेटा। हैप्लॉइड सेल क्या होता है? हैप्लॉइड सेल कंटेन 1 कंप्लीट सेट क्रोमोसोम्स। इन ह्यूमंस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 23 होते हैं। हैप्लॉइड सेल्स आर मेनली गैमेट्स, सेक्स सेल को कहा जाता है। एग्जाम्पल स्पर्म और ओवा, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस। याद रखें बेटा, माइटोसिस मियोसिस होता है ना, ये स्पर्म और ओवा जो सेल डिवाइड करता है ना, तो किस प्रोसेस से, किस डिवीजन से करता है? मियोसिस सेल डिवीजन से करता है, जो हम लोग बताएंगे। एक्सेप्शन में मेल हनी बी। याद रहे बेटा, ये हनी बी एक ऐसा है जो सेल डिवीजन जो करता है वो मियोसिस के अकॉर्डिंग करता है, मियोसिस से करता है बेटा, ठीक है। बस हमारा एक्सेप्शन है, ये लिख लीजिएगा। डिप्लॉइड सेल क्या होता है बेटा? जो डिप्लॉइड सेल होते हैं कंटेन 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 2n होता है। 2n मतलब 2 मतलब 2, n मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, लिख लीजिएगा। 1 सेट फ्रॉम ईच। इन ह्यूमन 2n इक्वल टू 46 क्रोमोसोम्स। मोस्ट बॉडी यानी सोमैटिक सेल्स आर डिप्लॉइड, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल मसल सेल, नर्व सेल, स्किन सेल, दे आर जनरली मेंटेन्ड थ्रू द माइटोसिस। यानी हमारा बॉडी जो डिप्लॉइड सेल होता है वो माइटोसिस करता है, और स्पर्म और ओवा मियोसिस से सेल डिवीजन करता है। क्या बेटा?
मियोसिस से मियोसिस से सेल डिवीजन करता है। मियोसिस से सेल डिवीजन करता है कौन कौन करता है? हैप्लॉइड सेल यानी स्पर्म और ओवा। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं माइटोसिस। देखो बेटा, माइटोसिस का मतलब याद रखना ना, माइटोसिस का मतलब होता है रेप्लिकेट एंड डिवाइड, रेप्लिकेट एंड डिवाइड, रेप्लिकेट एंड डिवाइड। माइटोसिस का मतलब क्या होता है बेटा? रेप्लिकेट एंड डिवाइड, रेप्लिकेट एंड डिवाइड। रेप्लिकेट का मतलब आगे दो होगा फिर डिवाइड होगा, दो होगा फिर डिवाइड होगा, डीएनए दो करेंगे फिर डिवाइड होगा, ऑर्गेनल दो करेंगे फिर डिवाइड होगा, न्यूक्लियस दो करेंगे फिर डिवाइड होगा। माइटोसिस का मतलब ये इसका प्रिंसिपल है बेटा, इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलता है माइटोसिस, पहले रेप्लिकेट फिर डिवाइड। प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बाय रेप्लिकेटिंग एंड डिवाइडिंग द क्रोमोसोम्स। अब मुद्दा उठता है बेटा कि माइटोसिस सेल कहां होता है, माइटोसिस डिवीजन होता कहां है? याद रखना बेटा, माइटोसिस डिवीजन सोमेटिक सेल में होता है। सोमेटिक सेल में यानी हमारा पैर, हाथ, नाक, कान जो होता है ना, वो जो सेल होते हैं उसमें होता है माइटोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, और ये कैसा होता है? ये डिप्लॉइड होता है। याद रखना बेटा, माइटोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस जो होता है, किस माइटोसिस का जो सेल डिवीजन होता है वो किस टाइप का सेल होता है? वो डिप्लॉइड सेल होता है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, आइए एम फेज। मैं अब पढ़ने जा रहे हैं एम फेज को, ये इसको डील करने जा रहे हैं बेटा, इसको डील करने जा रहे हैं। देखिएगा, द एम फेज, माइटोसिस मतलब एम फेज मतलब माइटोसिस फेज ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड। कैसे बनते हैं? सबसे पहले बताइए बेटा, जो सोमेटिक बॉडी सेल होता है ना, स्किन सेल, नाक का सेल, कान का सेल, जो सेल होते हैं ना, ये सेल अगर डिवाइड करेगा ना तो आइडेंटिकल सेल डिवाइड करेगा। आइडेंटिकल मतलब एक जैसा। अगर यहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ पर भी 46 रहेगा, यहाँ पर भी 46 है। यहाँ जितना बड़ा क्रोमोसोम न्यूक्लियस रहेगा उतना बड़ा न्यूक्लियस यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, मतलब आइडेंटिकल एक जैसा रहेगा। वही बड़ा आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं यहाँ पर, किसमें? माइटोसिस सेल डिवीजन में। डॉटर क्रोमोसोम्स आर एग्जैक्ट रेप्लिका पेरेंट्स क्रोमोसोम्स। रेप्लिका होता है डॉटर सेल, ये जो डॉटर सेल रहेगा वो अपनी माँ के जैसा हूबहू मिलता जुलता रहेगा। ठीक है, टर्म एज इक्वेशनल भी कहा जाता है, इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। माइटोसिस सेल डिवीजन को बेटा इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। देखो बेटा, यहाँ पर पेरेंट सेल है, जब ये पेरेंट सेल अपने जैसे दो बच्चे को जन्म दिया तो डॉटर सेल बनाइए। अब ये दोनों डॉटर सेल को ध्यान से देखो, एक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आइडेंटिकल है कि नहीं? आइडेंटिकल ये दोनों इससे है कि नहीं, है ना? नेक्स्ट आते हैं बेटा, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस में कितने स्टेज होते हैं बेटा? पहला होता है कार्योकाइनेसिस और होता है दूसरा साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस में पहले न्यूक्लियस डिवीजन होगा और फिर बाद में जाकर साइटोप्लाज्मा यानी साइटोकाइनेसिस होगा। पहले क्या डिवीजन होगा? न्यूक्लियस, फिर क्या होगा? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस का डिवीजन को क्या कहते हैं? कार्योकाइनेसिस फेज, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस फेज। वीडियो लगता है लंबा हो रहा है क्या? हाँ, लंबा तो हो रहा है। आइए चलिए, 1 घंटा का वीडियो हो चुका है। ठीक है, आइए अब कार्योकाइनेसिस के भी कितने फेज होते हैं बेटा? 4 फेज होते हैं कार्योकाइनेसिस के, इसका भी 4 फेज होते हैं बेटा। कौन कौन? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। फिर से बोलो बेटा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। यानी यहाँ पर ना बेटा सेल डिवीजन होगा ना तो सबसे पहले देखो ये हिस्सा ना 2 हिस्सा में बट जाएगा, 2 हिस्सा में ये बट जाएगा। फिर क्या होगा? तो ये जो सेल डिवाइड हुआ ना इसको बोलते हैं कार्योकाइनेसिस प्रोसेस से होता है। और जब ये जो साइटोप्लाज्म होता है ना, ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब देखो बेटा माइटोसिस प्रोफेज में आते हैं। प्रोफेज बेटा, फिर से बोल रहे प्रोफेज बेटा, प्रोफेज। देखिए प्रोफेज बेटा, इसको अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, माइटोसिस का प्रोफेज। माइटोसिस का प्रोफेज। प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कार्योकाइनेसिस इन माइटोसिस। यहां पर क्रोमोजोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म अ विजिबल क्रोमोजोम्स। देखिएगा यहाँ पर जो क्रोमोजोम्स है ना वो कंडेंस होकर, ये क्रोमोजोम्स कंडेंस होकर ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। क्रोमोजोम्स दिखने लगेगा, क्रोमोजोम्स क्या होगा बेटा? विजिबल हो जाएगा। इस फेज में हर एक क्रोमोजोम्स के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स पाया जाएगा। बेटा 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स का बोलने का मतलब यहाँ पर देखिएगा हर एक क्रोमोजोम्स में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होता है। इसका पेयर का नाम है 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, डरना मत।
सेंट्रोजोम डुप्लीकेट्स होता है बेटा। अब सेंट्रोजोम्स होते हैं बेटा, बताते हैं। सेंट्रोजोम्स कुछ इस तरह से रहता है बेटा, इस तरह से रहता है सेंट्रोजोम, जो बताएंगे एक ऑर्गन्स होते हैं। सेंट्रोजोम दो हो जाते हैं और मूव्स होते हैं टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल, यानी सेल के अपोजिट हो जाते हैं। थोड़ा समझा देते हैं, देख लीजिए आगे। हो इस हिस्सा को समझो बेटा। अभी यहाँ पर थे ना, सेंट्रोजोम डुप्लीकेट होता है। देखो बेटा सेंट्रोजोम, यहाँ पर तुम लोग बहुत टेंशन में आ रहे हो। देखो इसको बोलते हैं बेटा सेंट्रोजोम। देख रहे हैं सेंट्रोजोम है। पहले एक सेल में एक ही सेंट्रोजोम होते हैं, एक सेल में एक ही सेंट्रोजोम होते हैं। लेकिन जब वो सेल डिवीजन होता है, जब माइटोसिस में आता है, प्रोफेज में आता है, तो ये एक से दो बन जाता है और साथ ही साथ मूव हो जाता है, चला जाता है कहाँ पर, अपोजिट पोल में। यानी ये इस पोल में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इस पोल को में चल जाएगा और इसको इस पोल में चल जाएगा। बात समझ रहे हैं? दो अलग अलग पोल में चला जाएगा। कब डुप्लीकेट होगा? तब एक से दो सेंट्रियोल बनेगा तब। कब बनता है? प्रोफेज में बनता है, प्रोफेज में बनता। ठीक है बेटा। अब ध्यान दो, सेंट्रोजोम्स फॉर्म एस्टर्स। ध्यान रखना बेटा, जो सेंट्रोजोम्स हो ना बेटा, देखो, अरे यार काहे ऐसे कर रहे हो। देखो बेटा, ये जो सेंट्रोजोम है ना बेटा, ये जो सेंट्रोजोम है, पेन को चेंज कर देते हैं, बहुत देर से यही पेन को चला रहे हैं। ये जो सेंट्रोजोम्स है ना बेटा, ये जो सेंट्रोजोम है ना, ये सेंट्रोजोम बनाता है एस्टर। अगर तुम ध्यान दो ना, ये जो है ना, इस तरह करके ना, देखो ये सब जो दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं बेटा? एस्टर बना रहा है। सेंट्रोजोम बनाता है एस्टर और स्पिंडल फाइबर भी, स्पिंडल फाइबर के साथ। और यहाँ पर ध्यान दो, ये धागा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, धागा जैसा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर को स्पिंडल फाइबर या स्पिंडल एपरेटस भी कहा जाता है। अब ये जो स्पिंडल एपरेटस होता है बेटा, मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। और हम आपको पहले भी बताए थे, आपको ऑफलाइन क्लासेस में, कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना, ये जो सेंट्रियोल्स है, ये जो सेंट्रियोल्स है ना, ये सेंट्रियोल्स जो होते हैं, इसी को बोला जाता है सेंट्रोजोम। ये जो सेंट्रियोल्स है, ये सेंट्रियोल्स माइक्रोट्यूब्यूल से ही बना होता है। अब तुम सोचो ना, ये सेंट्रियोल्स ही तो क्या निकाल रहा है, ये सेंट्रियोल्स ही क्या कर रहा है, यही सेंट्रियोल्स निकाल रहा है ना, ये आपका स्पिंडल फाइबर निकाल रहा है कि नहीं। अब बताइए, सेंट्रियोल्स ही बना हुआ है इस माइक्रोट्यूब्यूल से, तो ये जो फाइबर है, ये जो स्पिंडल फाइबर है, वो स्पिंडल फाइबर भी तो माइक्रोट्यूब्यूल से ही बना रहेगा ना। वही बात है यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चा, इस फेज में क्या होता है, ध्यान से सुनना। इस फेज में सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज के अंत में, प्रोफेज के अंत में डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं पाया जाता है। यानी बेटा इस फेज में ना, प्रोफेज में न्यूक्लियस सेल से ये सारे सेल ऑर्गेनल गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, सबका सब चला जाएगा। वही बोला, सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज के एंड में, अंत में, डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखेगा, एंडोप्लाज्मिक नहीं दिखेगा, न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखेगा आपको। अब बेटा नेक्स्ट आते हैं मेटाफेज। प्रोफेज खत्म हो गया, मेटाफेज। प्रोफेज में क्या हुआ था बेटा, आपको पता है, ठीक है। तो प्रोफेज में जो भी चीजें हुआ, ध्यान में रखना, लिखना कॉपी से, ठीक है। आइए मेटाफेज में आते हैं। देखो बेटा, मेटाफेज इज द सेकेंड स्टेज ऑफ माइटोसिस। मेटाफेज जो होता है बेटा, ये सेकेंड स्टेज होता है माइटोसिस का, ठीक है। किसका सेल डिवीजन हो रहा है बेटा? बॉडी का, बॉडी सेल डिवीजन का। किसको छोड़कर? हमारा स्पर्म और ओवा को छोड़कर बाकी जितने भी सेल्स होते हैं, वो जो डिवाइड करते हैं, वो माइटोसिस सेल डिवीजन कहलाता है। द न्यूक्लियर इन्वेलप कंप्लीटली डिसअपियर। ले बेटा, इस जगह पर क्या होता है ना बेटा, इस फेज में जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है ना, जैसे कि हम आपको बताना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि ये जो न्यूक्लियस है, और ये सेल है, और ये क्या है? न्यूक्लियस है। और ये जो हिस्सा था ना, ये हिस्सा, ये जो है ना, ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप। या फिर आप बहुत सारे लोग इसको इन्वेलप के जगह पर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो क्या होता है इस फेज में, मेटाफेज में, वो क्या होता है? कंप्लीटली डिसअपियर, गायब हो जाता है। देखो बेटा, प्रोफेज में ऑर्गेनल गायब हुआ और मेटाफेज में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन गायब हो गया, इन्वेलप, ठीक है। और हर एक क्रोमोसोम कंसिस्ट टू सिस्टर क्रोमेटिड्स ज्वाइन एट द सेंट्रोमेयर। समझाते बेटा सेंट्रोमेयर क्या होता है। देखो बेटा, थोड़ा सा आगे में बताया गया है, इसके बारे में हम आगे दिखा देते हैं हम आपको। आइए देखिएगा, सबसे पहले ये चीज को समझ लेते हैं। देखो बेटा, सेंट्रोमेयर क्या होता है। देखो बेटा, ये क्या है? क्रोमोसोम्स,
ये क्या है? क्रोमोसोम्स। और ये हिस्सा क्या है? ये जो पेड़ है, इस सेंट्रोजोम का जो पेड़, उसको क्या बोले? सिस्टर क्रोमेटिड्स। और बीच में ध्यान दो बेटा, बीच में ना सेंट्रोमेयर है। बीच का जो सेंटर होता है ना, सेंटर, इसका बीच, जैसे हम लोग का नाभि होता है ना, नाभि होता है ना, उसी तरह से इन लोग का जो नाभि है ना, इसको सेंट्रोमेयर कहते हैं क्रोमोसोम्स के। ठीक है, अब देखो बेटा, यही सेंट्रोमेयर से ना एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको काइनेटोकोर कहते हैं। याद रखना, काइनेटोकोर कहा जाता है। अब देखो बेटा क्या होता है, अब यहाँ पर आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब आ जाएगा, देखो यहाँ पर देखो, हर एक क्रोमोसोम्स के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होता है और ज्वाइंट होता है सेंट्रोमेयर के साथ। देखो बेटा क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स ज्वाइंट किसके साथ होता है बेटा? सिस्टर क्रोमेटिड्स ज्वाइंट होता है किसके साथ बेटा? देखो सिस्टर क्रोमेटिड्स, देखो बेटा यहाँ पर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो किसके साथ ज्वाइंट? देखो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स किसके साथ ज्वाइंट है? सेंट्रोमेयर के साथ ज्वाइंट है। ठीक है, आइए, काइनेटोकोर इज डिश शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द सेंट्रोमेयर। देखो सेंट्रोमेयर में काइनेटोकोर प्रेजेंट है। स्पिंडल फाइबर अटैच द काइनेटोकोर। अब ये जो स्पिंडल फाइबर जो होता है, देखो ये जो स्पिंडल फाइबर है ना, ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच रहता है। क्यों? क्योंकि ये काइनेटोकोर से अटैच रहता है। कैसे? देखो बताते हैं। देखो यहाँ देखो बेटा, ये क्या है? क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स है। अब यहाँ पर क्या निकलेगा? काइनेटोकोर निकल रहा है। देखो तो काइनेटोकोर है, तो यहाँ से काइनेटोकोर निकलेगा। अब ये काइनेटोकोर से कौन अटैच रहेगा? कौन अटैच रहेगा? इस काइनेटोकोर से ये स्पिंडल फाइबर अटैच रहेगा। ठीक है, वही लिखा हुआ बेटा कि स्पिंडल फाइबर से अटैच रहता है काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के काइनेटोकोर अटैच रहता है स्पिंडल फाइबर से। क्रोमोसोम्स मूव टू द सेंटर इक्वेटर ऑफ द सेल। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, इस जगह पर ध्यान दो बेटा कि जो क्रोमोसोम्स होता है ना, वो क्रोमोसोम्स जो होता है मूव होता है सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ देखो, जितना भी क्रोमोसोम था बेटा, यहाँ पर देखो बेटा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी नहीं देखो, यहाँ पर भी नहीं देखो, देखो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखो, देखो बेटा इस जगह पर देखो, तुम इस जगह पर ध्यान दो कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स कहाँ पर है? देखो तो बेटा यहाँ पर अगर देखना है, क्रोमोसोम्स यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है ना, यहाँ पर क्रोमोसोम्स है ना। लेकिन 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 अगर आप यहाँ ध्यान दो कि ये सारा का सारा क्रोमोसोम्स, पर यहाँ ध्यान दो, सारा का सारा जो क्रोमोसोम था ना, अरेंज हो जाता है ऑन द क्रोमोसोम्स मूव टू द सेंटर। देखो सेंटर में सारा क्रोमोसोम्स आ गया, सारा क्रोमोसोम सेंटर में आ गया। सेंटर में बेटा बीच में आ गया, बीच में, पहले यहाँ था, अब बीच में आ गया, सेंटर में क्या गया? सेल के सेंटर में आ गया। कौन? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर अरेंज देमसेल्फ द मेटाफेज प्लेट। अब तुम ध्यान दो बेटा, ये कौन सा फेज चल रहा है? मेटाफेज चल रहा है ना। कौन सा फेज चल रहा है बेटा? मेटाफेज चल रहा है। अब देखो यहाँ पर जो येलो कलर का आपको जो दिख रहा है ना, इसको प्लेट कहा जाता है बेटा। ये जो येलो कलर का दिख रहा है, येलो कलर का जो दिख रहा है बेटा, इसको प्लेट बोला जाता है। कौन सा प्लेट बोलेंगे? मेटाफेज प्लेट। क्या बोलेंगे? मेटाफेज प्लेट। कोई दिक्कत बेटा? यहां तक समझ में आया? आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहां पर आइए, अब आते हैं मेटाफेज। हाँ देखिए, मेटाफेज में कुछ और बातें हैं। इस सिस्टर क्रोमेटिड्स इज कनेक्टेड टू द स्पिंडल फाइबर। ध्यान दो बेटा, हर एक स्पिंडल फाइबर, हर एक स्पिंडल फाइबर, हर एक स्पिंडल फाइबर वो किससे कनेक्ट है बेटा? क्रोमेटिड से। देखो ये स्पिंडल फाइबर क्रोमेटिड से क्या रहता है? कनेक्ट रहता है, इससे कनेक्ट रहेगा। इसके साथ क्या रहेगा? कनेक्ट रहेगा। स्पिंडल कनेक्टेड टू द स्पिंडल फाइबर, है ना। अब स्पिंडल फाइबर कहाँ होता है आपको तो पता है ना बेटा, क्या है? देखो हर एक सिस्टर क्रोमेटिड, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना बेटा, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स इस स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच रहता है, अटैच रहेगा। ठीक है, और फ्रॉम अपोजिट पोल्स। और फ्रॉम अपोजिट पोल मतलब ये इस पोल से अटैच रहेगा, और इस स्पिंडल फाइबर जो रहेगा, ये स्पिंडल फाइबर, ये जो स्पिंडल फाइबर है, इस सिस्टर क्रोमेटिड से अटैच रहेगा। ठीक है, दोनों सेंट्रोजोम जो होता है ना, सेंट्रोजोम जो होता है, जो सेंट्रियोल्स होते हैं, वो क्रोमेटिड्स को पकड़ के रखता है अपोजिट पोल में। ठीक है, दिस अरेंजमेंट हेल्प्स इन द प्रॉपर सेपरेशन क्रोमोसोम इन द नेक्स्ट स्टेज। अब क्या होगा बेटा, नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है? एनाफेज में क्या होगा?
ये स्पिंडल फाइबर इस क्रोमेटिड्स को यानी क्रोमोसोम्स को पकड़कर खींच लेगा। अब जैसे ही खींचता है किस तरह से हो गया, देखिए ये ऊपर चला गया और ये नीचे इधर आ गया। बस में मारा। तो कौन सा फेज में होगा, ये इस मेटा फेज में नहीं होता बेटा, ये एनाफेज में होता है। तो एनाफेज इज द थर्ड स्टेज ऑफ माइटोसिस। एट द बिगिनिंग द सेंट्रोमेयर स्प्लिट साइमल्टेनियसली, यानी शुरू में ही क्या होता है कि सेंट्रोमेयर जो होता है, सेंट्रोमेयर बताया था बेटा कि ये जो सेंट्रोमेयर था ना आपका, ये जो सेंट्रोमेयर है, ये सेंट्रोमेयर है, वो क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है एक साथ। ये ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया। And the two sister chromatids separate and are called the daughter chromosomes। याद रहे बेटा, अभी जो था ना, ध्यान से सुनो, ये जो था ना, ये क्या था सिस्टर क्रोमेटिड्स था। क्या बेटा, सिस्टर क्रोमेटिड। जब ये दो अलग हो जाता है तो इसे डॉटर क्रोमोसोम्स कहा जाता है बेटा। अब ये डॉटर क्रोमोसोम्स है, भूलना मत बेटा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डॉटर क्रोमोसोम्स कहा जाता है, ठीक है। किस फेज में अलग हो रहा है, एनाफेज में अलग हो जा रहा है, नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं हाँ, डॉटर क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। देखिए अपोजिट में चला गया, अपोजिट पोल में, ये उस पोल में चल गया, इसको कौन, डॉटर क्रोमोसोम्स। द सेंट्रोमेयर लीड द मूवमेंट टुवर्ड द पोल। सेंट्रोमेयर ही क्या कर रहा है, लीड कर रहा है मूवमेंट ऑफ द टुवर्ड ऑफ द पोल। क्रोमोसोम्स आर्म्स ट्रेल बिहाइंड द सेंट्रोमेयर। जो क्रोमोसोम जो होता है सेंट्रोमेयर के पीछे, सेंट्रोमेयर कौन था बेटा, पता है ना, सेंट्रोमेयर, ये वाला सेंट्रोमेयर याद रखना बेटा, भूलना मत। ये सेंट्रोमेयर के पीछे कौन चला जाता है, क्रोमोसोम्स। देखो चला गया ऊपर क्रोमोसोम्स, सेंट्रोमेयर के पीछे। एंड दस इसलिए एनाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल। इसलिए एनाफेज में ही क्या होता है बच्चा, जो क्रोमोसोम्स होता है वो मूवमेंट करता है जस्ट अपोजिट पोल में। अब आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट फेज, टेलोफेज। ठीक है बेटा, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, प्रोफेज पढ़े, मेटाफेज पढ़े, एनाफेज पढ़े और टेलोफेज पढ़े। हम आपको इसका एनिमेटेड वीडियो भी बताएंगे बेटा, इसलिए पैसेंस रखो, सब समझ में आएगा। आप अभी सबसे पहले अच्छा से समझो। इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस अगर तुम ध्यान दो बेटा कि इस जगह पर अगर तुम देखो कि कहीं ना कहीं देखो बेटा, न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड हो ही गया है। देखो ये जो हिस्सा है ना, देखो न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना, हो रहा क्यों हो रहा, न्यूक्लियस तो डिवाइड है। तो इस फेज में क्या होता है बेटा, इस फेज में होता है कि कार्योकाइनेसिस, फाइनल स्टेज में कार्योकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है, यानी न्यूक्लियर का डिवीजन हो जाता है, यानी न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है टेलोफेज में। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम्स इज रीच द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, यानी सारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं, वो पहुंच जाते हैं अलग अलग पोल में। देखिए ये सब है ना, ये क्रोमोसोम्स इस पोल में आ गया है, इस पोल में क्रोमोसोम्स आ गया, क्योंकि अब न्यूक्लियस बनने जा रहा है बेटा, क्योंकि ये डिवाइड होगा और एक नया सेल बनेगा कट कर, ठीक है। और हर एक सेल में क्रोमोसोम्स होना जरूरी है, सेंट्रोमेयर होना जरूरी है, सेंट्रियोल होना जरूरी है ना। क्रोमोसोम्स अनकॉइल एंड बिकम क्रोमेटिन। लो ये क्रोमोसोम्स जो था ना बेटा, जो कंडेंस हुआ था ना शुरू में, प्रोफेज में कंडेंस हुआ था ना, ये क्या होगा, कंडेंस से हटकर वो अब धीरे धीरे क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है, धागा जैसा, थ्रेड के जैसा हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है। और द न्यूक्लियस रीअपियर हो जाएगा। बस न्यूक्लियस समझ में आ रहा है बेटा, जो न्यूक्लियस जो था वो फिर से रीअपियर हो जाएगा। जो न्यूक्लियस गायब हुआ था, सेल ऑर्गेनल गायब हुआ था, कहां पर, प्रोफेज में। प्रोफेज में देखो बेटा गायब हुआ था, देखिएगा ये सब चीजें गायब हुआ था। इस फेज में ना, देखिए प्रोफेज में ना अगर ध्यान दो, यही है क्या, देखो प्रोफेज में क्या हुआ था कि सारे सेल ऑर्गेनल सब जो ना, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर इन्वेलप, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब गायब हो गया था। लेकिन टेलोफेज में सब वापस आ जाता है, देखिएगा, क्योंकि एक सेल बनना है ना उसको, अब पूरा सेल बनने के लिए इसको तो आना पड़ेगा ना। देखो बेटा यहाँ पर अब टेलोफेज में सारा न्यूक्लियस रीअपियर मतलब फिर से वापस आ जाएगा। देखिएगा फिर से, देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वापस आ चुका है, तो जो कहाँ गायब था,
एनाफेज में कि प्रोफेज में गायब थे। देखो यहाँ पर न्यूक्लियस दिख रहा है क्या? नहीं ना, लेकिन अब देखो यहाँ पर दिख रहा है ना। आगे इसमें आते हैं जो न्यूक्लियर इन्वेलप जो था, न्यूक्लियर इन्वेलप देखो बेटा, इसको न्यूक्लियर इन्वेलप बोल रहे बेटा, ये जो बाहर का जो लेयर दिख रहा है ना, इसको न्यूक्लियर इन्वेलप कर रहे थे। ये न्यूक्लियर इन्वेलप जो था बेटा रीडेवलप हो रहा है अराउंड द क्रोमोसोम्स। अब देखो बेटा ये क्या है? क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अराउंड क्या हो रहा है? वो क्या हो रहा है? रीडेवलप हो रहा है। और क्लस्टर ऑफ ईच पोल फॉर्मिंग द 2 डॉटर न्यूक्लिया। और फिर क्या होता है? ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गया। देखो बेटा 2 डॉटर, ये डॉटर न्यूक्लिया बेटा, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गया है। न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियाई, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गया है। रीअपियरेंस ऑफ द ऑर्गेनल्स। अब जो ऑर्गेनल्स प्रोफेज में गायब हुआ था, अब फिर से ये ऑर्गेनल फिर से वापस आ गया है। दिखाते ऑर्गेनल कहां पर है? देखो बेटा, देखो यहां पर, अबे इस जगह पर सारे ऑर्गेनल आ जाएगा। सारे ऑर्गेनल देखो आ गया ना, सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स है ना, सारे ऑर्गेनल्स आ जाएंगे, सारे एंडोप्लाज्म में आ जाएगा, गोल्गी एपरेटस आएगा, न्यूक्लियस तो आ ही चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, सारा ऑर्गेनल वो फिर से आ जाएगा, न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रिफॉर्म फिर से वापस आ जाता है। और फिर बाद में जाकर बेटा ध्यान दे सुनना, एक्टिन फिलामेंट फॉर्म क्लीवेज द सेंटर ऑफ द सेल। और फिर एक एक्टिन क्लीवेज बनता है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर देखो एक्टिन रिंग बन रहा है। ये क्या करेगा ना, इसको ऊपर और इसको अलग कर देगा। अब जब न्यूक्लियस अलग हो गया, देखो बेटा न्यूक्लियस अलग हो गया, सिर्फ न्यूक्लियस अलग हुआ, अभी साइटोप्लाज्म बाकी है अलग होना। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं माइटोसिस का साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस का साइटोकाइनेसिस, अब यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड अब होगा। देखो बेटा साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, एंड दैट सेपरेट्स अ सेल इनटू 2 डॉटर सेल में। देखो ये सेपरेट हो जाएगा 2 डॉटर सेल में आफ्टर द कार्योकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन। लेकिन बेटा जब साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म पर डिवाइड होता है तो एनिमल सेल में अलग तरह से होता है और प्लांट सेल में अलग तरह से होता है। जो एनिमल सेल में होता है सेल फ्यूरो मेथड से होता है बेटा। सेल फ्यूरो मेथड बोलने का मतलब क्या होता है कि ये बाहर से कटना स्टार्ट होगा, यहाँ बाहर से ऐसे ना कटना स्टार्ट होता है बेटा, बाहर से कटेगा, यहाँ से कटेगा, बाहर से कटेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्यूरो मेथड। हम आपको दिखाते हैं इसको अच्छा तरह से, एनिमेटेड वीडियो में दिखाएंगे और आगे वाला फिगर में भी दिखाएंगे। ठीक है, फ्यूरो मेथड से कटता है। थोड़ा दिखाते हैं, यहाँ है क्या? नहीं, यहाँ नहीं दिखाया गया, अंदर से कट जाता है। फ्यूरो फॉर्म इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्यूरो फॉर्मेशन होता है, इस तरह से गड्ढापन आ जाता है यार, इस तरह ना, इस तरह से गड्ढापन आ जाता है, इस तरह से ना गड्ढापन आ जाएगा। इसी को बोला जाता है फ्यूरो फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? फ्यूरो फॉर्मेशन। ठीक है, फ्यूरो फॉर्मेशन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डीपर सेंट्रीपेटली आउटसाइड द इनसाइड। मतलब बाहर से अंदर की ओर कटेगा, बाहर से अंदर की ओर कटेगा। वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स फॉर द सेंटर ऑफ द ग्रो एंड सेंट्रीफ्यूगल इनसाइड टू द आउटसाइड। ठीक है बेटा, एंड व्हेन द फ्यूरो ज्वाइन इन द सेंटर एंड डिवाइड द साइटोप्लाज्म। और फिर क्या होता है, ये जो फ्यूरो है ना, फिर ये जो फ्यूरो है ना, ये फ्यूरो जब जैसे मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा, ये दोनों जैसे इन मिलेगा, फ्यूरो ज्वाइन हो जाएगा, ये दोनों ज्वाइन हो जाएगा सेंटर से, तो डिवाइड हो जाएगा साइटोप्लाज्म का। ये था एनिमल सेल का। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता बेटा। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल प्लेट बनता है बेटा। जैसे देखो यहाँ पर ये प्लांट सेल होता है, इसमें सेल प्लेट बनता है, फ्यूरो नहीं बनता है। फ्यूरो फॉर्मेशन नहीं बनता है, यहाँ पर सेल प्लेट बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर ना इसके बाहर में जो लेयर जो सेल वाल होते हैं प्लांट के पास, और ये सेल वाल क्या होता है, रिजिड होता है। इस कारण से, रिजिड होने के कारण से फ्यूरो फॉर्मेशन ना होकर सेल प्लेट बनता है। वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर एंड ग्रो द सेंट्रीफ्यूगल इनसाइड द आउटसाइड। इनके अंदर से देखो ये क्या है, सेल वाल, इसके अंदर में देखो सेल प्लेट बन रहा है, ये सब सेल प्लेट होता है जो बनता है, जो अभी हम एनिमेटेड वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, सेल प्लेट बनता है, और वो सेल प्लेट क्या होता है, अंदर से देखो बेटा, अंदर से बाहर की ओर डिवाइड होगा। लेकिन यहां पर बेटा, यहां पर बाहर से अंदर डिवाइड हो रहा था बेटा, देखो बाहर से अंदर डिवाइड हो रहा था। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है बेटा, अंदर से बाहर डिवाइड होगा, है ना। begins with the formation of the cell plate which represent the future middle lamella। ठीक है बेटा, आइए। आओ, अब हम आपको इसका एनिमेटेड वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा।
देखो बेटा ध्यान से देखना, ठीक है। देखिएगा प्रोफेज स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर आपको आपको हल्का सा यहाँ बताना जरूरी है कि देखो बेटा इस जगह पर क्या था, इस जगह पर क्या है बेटा, देखो क्रोमेटिन बनना स्टार्ट हुआ, जैसे मैंने बताया था, है ना। तो अपना कॉपी किताब फिर से खोलो और फिर से स्टार्ट करो शुरू से। कहाँ से? प्रोफेज से, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए प्रोफेज में क्या था, क्रोमेटिन बनना, क्रोमेटिन कंडेंस हो रहा, और कंडेंस होने के बाद देखिएगा बनेगा क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स बन गया प्रोफेज में, बना, देखिए क्रोमोजोम्स बना, बन गया। और देखो यही है सेंट्रोमेयर बेटा, यही है सेंट्रोमेयर। ये है सिस्टर क्रोमेटिड्स, है ना। देखिए सिस्टर क्रोमेटिड्स देख लिए होंगे आप, ठीक है। प्रोफेज अभी भी चल रहा है। देखिए ये जो न्यूक्लियस है ना बेटा, ध्यान देना, थोड़ा सा पीछे और देख लेते हैं, हल्का सा पीछे देखते हैं बेटा, क्योंकि हाँ देखो यहाँ पर क्या है कि देखो ये क्रोमेटिड्स है, ये देखो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, दोनों दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, देखो बेटा ये जो है ना, ये है न्यूक्लियर इन्वेलप, यही है बेटा न्यूक्लियर इन्वेलप, ये दिख रहा है ना, ये बीच वाला पार्ट, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, जो व्हाइट व्हाइट कलर का थोड़ा थोड़ा दिख रहा है यहाँ पर, ये ऐसा ऐसा, ये है न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। अभी देखना ये गायब हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से गायब होगा, देखिएगा। अब देखो ये है बेटा सेंट्रियोल, मैंने बताया था ना। अब देखो सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकल रहा है, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकल रहा है। अब ये स्पिंडल फाइबर ही क्या करता है, पकड़ के खींच देता है क्रोमोसोम्स को, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। देखो खींच रहा है कि नहीं, है ना। देखो और दो अलग अलग पोल में जा रहे हैं, उस पोल में जाएगा, अपोजिट पोल में जा रहा है, देखो सेंट्रियोल्स। अभी प्रोफेज ही चल रहा है, देखो जा रहा है। और देखिए ध्यान से देखिएगा ना, सेंट्रोमेयर से अटैच होने जाएगा। देखिए तो जो स्पिंडल फाइबर है ना, ये जो बीच में जो है ना, यहाँ से सेंट्रोमेयर उसके साथ अटैच होगा। अब देखो न्यूक्लियस गायब हो गया, न्यूक्लियस गायब हो गया, मतलब न्यूक्लियर इन्वेलप गायब हुआ। चलिए अब आता है एनाफेज, प्रोफेज खत्म, यहीं पर प्रोफेज खत्म हो जाएगा। आइए थोड़ी मेटाफेज, क्षमा चाहते हैं। अब मेटाफेज में क्या कहते हैं, पकड़ के इन लोगों को खींचेगा। देखिए बीच में आया, बीच में सारा आया, मिडिल में आ गया, इक्वेटर में आया, यही है प्लेट बेटा, इसी को बोला जाता है मेटाफेज प्लेट। जो आपको डार्क कलर में दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। हो गया, प्लेट भी बन गया। अब पकड़ के खींचेगा बेटा, देखिएगा मेटाफेज हो गया, एनाफेज में पकड़ के खींचेगा। अब पकड़ा, ए वापस जाएगा, ए खींचो 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 भैया, हाँ ये देखो खींचा। अब खींच के देखो जा रहा है, एनाफेज में अलग अलग हो रहा है, देखिए अलग हो जाएगा, देखिए आए क्रोमोसोम्स अलग हो गया, आए एनाफेज में, एनाफेज में। अब ये सेंट्रियोल्स क्या करेगा, देखिएगा ध्यान देंगे, ये सेंट्रियोल्स और बीच में सेंट्रोमेयर है, थोड़ा ध्यान से सुनना क्या होगा बेटा। सेंट्रियोल्स आर एट द पोल, देखो अलग अलग अपना अपना पोल में चला गया। अब टेलोफेज में देखिएगा, जो बेटा ध्यान देखिए, जो प्रोफेज में जो चीज गायब हुआ था ना, जो गायब हुआ था ना, उस सब का सब अब टेलोफेज में आ जाएगा। देखिएगा अभी न्यूक्लियर इन्वेलप दिख रहा है, नहीं। क्या न्यूक्लियस दिख रहा है, नहीं। और भी ऑर्गेनेल दिख रहा है, नहीं। लेकिन सब यहां पर आ जाएगा इस फेज में। देखो आ गया, वापस आया, जो गायब था वापस आ गया, आए। अभी तो ये चीज तो दिख नहीं रहा था, देखो टेलोफेज में फिर से देखो, ध्यान से देखो बेटा, जो गायब हो रहा था ना, देखो न्यूक्लियस न्यूक्लियस आया, न्यूक्लियस भी आया, न्यूक्लियस भी आया, सब जो गायब था प्रोफेज में, जो गायब था सब आ चुका है। अब देखो अब डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवाइड हो जा रहा है, फ्यूरो फॉर्मेशन से बेटा हो रहा है। देखो फ्यूरो फॉर्मेशन, देखिए बाहर से अंदर कटेगा, डिवाइड होगा, देखिएगा देखो है ना, माइटोसिस खत्म। देखिए क्या क्या चीज होता है बेटा, इस चीज को फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट मार लो, देख लो क्या क्या हुआ था, किस फेज में क्या हुआ था, देख लो बेटा अच्छा तरह से, आराम से देख लीजिए।
ठीक है। अब देखिए एनिमल सेल में क्या होगा, देखिएगा एनिमल, देखो ना यही है फ्यूरो फॉर्मेशन। क्या बेटा? फ्यूरो फॉर्मेशन। देखो डाउटर सेल में कन्वर्ट हो गया। फिर से देखो क्रोमोसोम्स आपका, अब देखिए प्लांट सेल में देखिएगा प्लेट बनेगा, यहाँ पर देखिएगा प्लेट बनेगा। देख रहे हो बीच से प्लेट बन रहा है प्लांट सेल में, क्योंकि बाहर में सेल वाल है। देखिए बन रहा है सेल प्लेट। देखो बन गया। अब धीरे धीरे अब अलग हो जाएगा दोनों सेल, देखिएगा। हाँ हाँ, इसको देखिए अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए क्या क्या हुआ बेटा, सब एक साथ है, एकदम अच्छा से एकदम कैप्चर कर लीजिए ब्रेन में ये सारी चीजें। देखिए क्या प्रोफेज में हुआ था, कैसे हुआ था। एनाफेज में चला गया वो चीजें, डिवाइड हुआ। अब टेलोफेज में सारा चीज वापस आ जाएगा, जो जो चीज गायब हुआ था प्रोफेज में, जो गायब हुआ सब आ जाएगा। देखिएगा आ रहा है, देखें अब ये डिवाइड हो रहा है, फ्यूरो फॉर्मेशन से हुआ। हाँ साइटोकाइनेसिस अब होगा, देखो साइटोकाइनेसिस से अलग हो जाएगा। चलो दो बन गया। अब बता बेटा, समझ में आया? अब तो विश्वास हुआ, एकदम समझ में आएगा। हम बोले हैं तो एकदम समझ में आएगा। नेक्स्ट आते हैं। अब फिर से हम यहाँ पर आ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा कुछ क्वेश्चन है जो आपको करना है अब, ठीक है। स्पिंडल फाइबर जो होता है, स्पिंडल फाइबर्स जो था अटैच था किसके साथ बेटा, बता? टेलोमेयर ना, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, काइनेटोजोम्स काइनेटोकोर से अटैच था बेटा, ये सब गलत है। नेक्स्ट आइए, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर ऑफ काइनेटोकोर। देखिए 2020 कोविड में आया है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम एविडेंट इन। अब बताइए बिकम एविडेंट कब होता है, आप मुझे एकदम बताइए कब होता है, बताइए स्पिंडल फाइबर कब एविडेंट इन मेटाफेज में होता है बेटा, याद रखिएगा मेटाफेज में ये होता है। किस फेज में होता है? मेटाफेज में होता है। ठीक है। आगे अब बताइए, विथ रिस्पेक्ट टू मेटाफेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। कौन इनकरेक्ट है बेटा? ठीक है, मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स हेल्ड टुगेदर टू बाय सेंट, क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड। चलिए इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि कौन इसमें से कौन गलत है, ये कमेंट्स में मुझे बताइएगा। आइए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द माइटोसिस। इसमें बताना कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी आप हमको बताइए, क्या कहते हैं कमेंट्स में, क्योंकि सारा हम बना देंगे तो फिर आप लोग बनाएंगे क्या, ठीक है। अब आते थोड़ा सा बात को और समझने की देरी है बेटा, क्योंकि समझेंगे नहीं तो फिर मजा नहीं आने वाला है, ठीक है। आइए देखो बेटा, क्रोमोसोम्स नंबर डीएनए कॉपी कंसेप्ट, इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये वाला। देखो बेटा, क्रोमोसोम्स को अगर किसी सेल में या किसी में कितने डीएनए हैं, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, वो कैसे पता चलेगा? तो वही कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं बेटा, ठीक है, कि जीवन फेज में कितना क्रोमोसोम था, कितना डीएनए था, एस फेज में कितना था डीएनए, कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स था, ये पता करना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। देखो बेटा, अगर आपको क्रोमोसोम नंबर्स पता करना है तो आपको सेंट्रोमेयर पर ध्यान देना है। क्या पर बेटा? सेंट्रोमेयर पर।
अगर क्रोमोसोम्स के नंबर पता करना है, जितना सेंट्रोमेयर रहेगा, अगर एक सेंट्रोमेयर तो एक क्रोमोसोम, दो सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोला जाता है। एक सेंट्रोमेयर है तो एक क्रोमोसोम, दो सेंट्रोमेयर है तो दो क्रोमोसोम। देखो यहाँ पर कितना, एक सेंट्रोमेयर है तो एक क्रोमोसोम, यहाँ कितना सेंट्रोमेयर, एक है तो एक क्रोमोसोम। अगर डीएनए कॉपी अगर पता करना बेटा कि डीएनए 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 कितना डीएनए है, एक सेल के अंदर में कितना डीएनए है, आपको यह पता करना है, तो उसको डीएनए को सी से रिप्रेजेंट करते हैं और क्रोमेटिड्स को देखना पड़ेगा। जितना क्रोमेटिड्स होगा उतना डीएनए होगा, बस ये ध्यान में रखना। जितना डीएनए रहेगा उतना क्रोमेटिड्स रहेगा। ठीक है बेटा। अब यहां पर तुम ध्यान, हम पूछेंगे इसमें बताइए ये कितना क्रोमोसोम्स है, तो चलो क्रोमोसोम्स इससे पूछ रहे हैं ना, तो कितना क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेंट्रोमेयर देखो, यहाँ पर सेंट्रोमेयर एक है तो क्रोमोसोम्स एक है। अब डीएनए पता करने के लिए क्या, क्रोमेटिड्स देखो, क्रोमेटिड्स कितना है, इसी को बोलते हैं क्रोमेटिड्स, एक है तो डीएनए है एक। इस जगह पर देखो आपको देखना है क्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, तो देखो सेंट्रोमेयर एक दिख रहा है, एक दिख रहा है तो एक्स क्रोमोसोम्स। अब डीएनए पूछे कितना डीएनए, तो देखो कितना क्रोमेटिड्स कितना है, देखो एक दो, दो क्रोमेटिड मतलब दो डीएनए। ठीक है। अब यहां पर ध्यान दे बेटा कि अब हम लोगों को तो डीएनए या फिर क्रोमोसोम्स देखेंगे तो कहां देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल में देखेंगे। तो ध्यान में रखना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, हैप्लॉइड सेल के लिए, हैप्लॉइड सेल के लिए, हैप्लॉइड सेल के लिए मात्र एक सेट क्रोमोसोम्स देखेंगे, मात्र एक सेट, एक सेट। जैसे कि यहाँ की बात करते हैं, इतना सारा है, मान लो कि मेरे पास 4 सेट है, क्योंकि हैप्लॉइड मतलब 23 क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड मतलब n, तो आपको सिर्फ एक देखना है, एक देखना है बेटा, मात्र एक। इन सभी को नहीं देखना है बेटा। अब इसमें तुम ध्यान दो, इसमें ध्यान दो कि n दिख रहा है, n मतलब नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर कितना है, देखो बेटा एक सेंट्रोमेयर है तो बोलेंगे क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, सॉरी सॉरी क्षमा चाहते हैं बेटा, क्षमा चाहते हैं, गलती हो गया, गलती हो गया, फिर से बता रहे हैं। अब देखिएगा ये हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड सेल के लिए क्या होता है, हैप्लॉइड सेल के क्या होता है कि अगर मान लो सपोज यहाँ पर 4 सेट क्रोमोसोम्स है, तो 4 सेट क्रोमोसोम्स में आपको ये चीज देखना है, ये चीज देखना है कि कितने कितने आपका क्रोमोसोम्स है, तो कितने क्रोमोसोम्स है आपको देखिए, क्रोमोसोम्स पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, सेंट्रोमेयर देखो, कितने सेंट्रोमेयर है, 1 2 3 4, तो 4 क्रोमोसोम्स। और डीएनए अगर देखना हैप्लॉइड सेल के लिए तो मात्र एक को सेलेक्ट करेंगे, एक सेट को, एक सेट को, इन तीनों को नहीं सेलेक्ट करेंगे, मात्र एक को देखेंगे। अब बताओ यहां पर डीएनए पता करने के लिए, एन का वैल्यू पता करने के लिए, सॉरी सी को पता करने के लिए क्या चीज देखना पड़ता है, क्रोमेटिड्स। बताइए यहाँ पर कितना क्रोमेटिड्स, एक सेट में कितना क्रोमेटिड्स, एक दो, तो क्या हो गया, सी 2 हो गया। क्रोमोसोम्स पूछेगा तो सबका दिखना है, क्रोमोसोम्स पूछेगा तो हैप्लॉइड सेल के क्रोमोसोम्स दिखना है, तो सबका दिखना है। नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर कितना है, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 4 है। लेकिन डीएनए दिखेगा तो सिर्फ एक का देखना, मात्र इसका देखेंगे हम लोग, मात्र इसका एक का देखेंगे कि एक में क्रोमेटिड्स कितने हैं, 2 है तो 2 लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है बेटा कि बोन्स हो गया, बात समझ में आ रहा है कि बोन्स हो गया। हैप्लॉइड सेल के लिए बेटा अगर मान लो 4 सेट क्रोमोसोम्स है, अगर 4 सेट क्रोमोसोम्स है, उसमें आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पता करना है, तो उसमें क्या देखना है, सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर कितना है, 1 2 3 4, तो हो गया 4 क्रोमोसोम। अब डीएनए देखना है तो मात्र एक देखना है, तो कितना डीएनए है, डीएनए को देखना है तो डीएनए के लिए क्या देखना, क्रोमेटिड्स, कितने क्रोमेटिड्स, 1 2, तो हो गया आपका 2 डीएनए। जैसे हम बताने पूछते हैं, हम पूछेंगे बेटा चलो 1 2 है ना, यहाँ पर 1 2 3, अब यहाँ पर इस तरह से बेटा मेरे पास इतना, आपके पास इतना क्रोमोसोम्स है। अब हम तुमसे पूछेंगे कि बताइए एन का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, तो एन का वैल्यू क्या देखना पड़ता है, एन का वैल्यू सेंट्रोमेयर देखो, सेंट्रोमेयर कितना है यहाँ पर, एन का वैल्यू सेंट्रोमेयर कितना, 1 2 3, तो यानी 3 है तो 3। अब डीएनए पूछेगा तो डीएनए के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, किसका देख रहे हैं, हैप्लॉइड सेल का देख रहे हैं ना, तो हैप्लॉइड सेल के लिए क्या करना पड़ता है, आपको क्रोमेटिड देखो, मात्र एक का ध्यान देना है, कितना ध्यान देना है, एक का, कितना क्रोमेटिड से, 1 2, हो गया 2 आंसर। ये हैप्लॉइड सेल का स्टोरी था। लेकिन डिप्लॉइड सेल की बात किया जाए, अगर डिप्लॉइड सेल की बात किया जाए बेटा, अगर डिप्लॉइड सेल की बात किया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, आपको हैप्लॉइड सेल की बात किया जाए तो यहां पर इस केस में
इस केस में बेटा अगर हम लोग डीएनए देखना, डिप्लॉयड सेल का डीएनए देखना, तो यानी एक सेट नहीं 2 सेट पर ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो 2 सेट देखेंगे, डिप्लॉयड के लिए 2 सेट देखेंगे। इसमें कितना डीएनए है, तो अगर डीएनए बोलेगा यानी सी का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर, तो हो जाएगा कितने क्रोमेटिड्स देखना, क्रोमेटिड देखो कितना है 1 2 3 4, तो यहाँ पर डीएनए 4। अब क्रोमोसोम्स पूछेगा, सारा का देखो सबका है ना, सबका देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू 4। बस में आया बेटा, क्लियर हुआ। आए एक और हम बताते हैं, देखो कि यहाँ पर अभी मान लो सपोज 4 है, हम 6 देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। अब यहाँ पर 1 2 3 4, अब हम पूछे बताइए एन का वैल्यू बता। एन के वैल्यू के लिए क्या कर देखना बेटा, डिप्लॉयड सेल में एक सेट नहीं 2 सेट पर ध्यान देना होगा, 2 सेट। अब 2 सेट में देखना है कि डीएनए कितना है, मतलब डीएनए देखना है आपका, डीएनए सी का वैल्यू बताना है। तो देखो आपको सी का वैल्यू के लिए क्रोमेटिड्स गिनो, 1 2 3 4 डीएनए। अब क्रोमोसोम्स पूछेगा एन का वैल्यू, तो सबका क्रोमोसोम्स के लिए नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर देखो, सबका देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। बात समझ में आया। उसी तरह से बेटा यहां पर अब आपका पास ये है, यहां पर आपके पास ये है, आपके पास क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें कि कितना एन का वैल्यू, इसमें कितना, ये G1 फेज है, ये आपका हो जाएगा S फेज, ये हो जाएगा G2, ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा प्रो फेज, ये हो जाएगा प्रो फेज के बाद क्या हो जाएगा बेटा, ये मेटाफेज, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका एनाफेज, ठीक है। एनाफेज आ रहा है, देखिए वीडियो के कमती में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ अरे यार थोड़ा सा हमको छोटा करना पड़ेगा क्योंकि एनाफेज नहीं आ रहा है, सॉरी क्षमा चाहते हैं। एनाफेज अब आता होगा। और ये है आपका टेलोफेज, ये क्या है बेटा आपका टेलोफेज, और ये उसके डाउटर सेल हो गया आपका डाउटर सेल। आपको बताना है बेटा कि इसमें एन का वैल्यू बताना है, बताइए एन का वैल्यू बताना है, सी का वैल्यू बताना है, एन का वैल्यू बताना है, सी का वैल्यू बताना है, एन का वैल्यू बताना है, सी का वैल्यू बताना है। हम इन 3 को बताते हैं, बाकी आप सबका बताइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बेटा एन का वैल्यू देखना है, तो एन मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 1 2 3 4। सी का पूछा, लेकिन हाँ ये सी मतलब क्या है, हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड, ये सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये डिप्लॉइड है बेटा, क्या है ये डिप्लॉइड है। अब बताओ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिप्लॉइड के लिए 2 लेना पड़ेगा, कितना बेटा 2। अब देखो नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स देखना पड़ेगा, सी के लिए, डीएनए के लिए क्रोमेटिड्स देखो 1 2 2, यानी एन का वैल्यू क्या होगा 4 और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। यहां पर हम आते हैं, इस जगह पर हम आते हैं बेटा, तो एन का वैल्यू यहां पर कितना होगा, गिनो 1 2 3 4, तो हो जाएगा एन का वैल्यू 4। नहीं समझ में आया। अब सी का डीएनए का पूछेगा, तो यहां पर आपको फिर से क्या लेना, पेयर में लेना है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 हो गया। यहां पर बताइए कितना होगा 1 2 3 4, एन का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू देखना, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपको इन सभी का आपको बताना, एन का वैल्यू बताइए, सी का वैल्यू बताइए, एन का वैल्यू, सी का वैल्यू, एन का वैल्यू, सी का वैल्यू आपको बताना है। इसका भी एन का, लेकिन हाँ याद रखिएगा जब इसका बताएंगे ना बेटा, तो किसी एक का बताना, इसका देखना, इसका मत देखना, या इसका देखेंगे तो इसका मत देखना, ठीक है। और इन दोनों में से अगर इसका टेलोफेज का देखेंगे तो कोई दोनों में से एक का बताना, ठीक है, याद रखना। इसका मत बताना, सिर्फ इसका देख के बताना, और इसमें से सिर्फ एक का बताना, इसका नहीं बताना, ठीक है। चलिए तो बेटा यहाँ पर माइटोसिस कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मियोसिस देखेंगे बेटा, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा ये वीडियो, ठीक है, और ये लंबा हो जाएगा तो फिर अच्छा लगेगा नहीं, ठीक है, वो हचपोच हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग मियोसिस को देखेंगे अच्छा तरह से।